एक बार आवाज चेक कर लो, ऐसे ठीक है या फिर ऐसे ठीक है? माइक से ठीक है। और जो साथी खड़े हैं, मेरी गुजारिश है कि आप लोग बैठ जाइए, क्योंकि थक जाओगे फिर आप बैठे बैठे अगर बातचीत थोड़ी लंबी हो गई तो। नंबर 2, गांव के बुजुर्ग, मेरे काका, ताऊ, भाई, बाण, ताई, चाची जो भी सुन रही हैं, उन सबको मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम, मेरा इस्तकबाल, आपके चरणों में मेरा नमन। क्योंकि आपने अपने संबोधन में बता ही दिया कि एक महामारी के नाम पर जो वैश्विक षड्यंत्र चल रहा है, इसके बारे में आप बात करने के लिए यहां बैठे हैं। लेकिन इस षड्यंत्र को समझ में आने के लिए आपको पूरी तस्वीर समझ में आनी जरूरी है। जितने लोग सामने बैठे हैं, अगर इस डेस्क को देखेंगे तो आपको ऐसा नजर आएगा कि वो डेस्क सीधा है। जो इधर बैठे हैं उनको नजर आएगा ये खोखला है। इधर वालों को अलग नजर आएगा और इधर वालों को अलग नजर आएगा। यानी अगर किसी चीज को समझना है तो पूरी की पूरी तस्वीर साफ होनी चाहिए। अगर पूरी तस्वीर साफ नहीं हुई तो बात समझ में नहीं आएगी। और ये हैं अजय टीके लाग का खेल के है। इस खेल ने समझने खातर पहले मैंने न्यू बताया, मोटरसाइकिल किस किसके घर में है? लगभग सबके घर में है। और जब मोटरसाइकिल अपनी ठाके चालो हो, जाड़े का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो, मैंने इतना बेरा है कि एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिन्हें न्यू नहीं बेरा होगा कि मेरी मोटरसाइकिल 1 किक में स्टार्ट होगी, 2 किक में स्टार्ट होगी। बेरा सबने, जोन जिस घर का मालिक है उसने अपने बालका का भी बेरा मेरी इस बात के ऊपर यो रिएक्शन आओगा या बात उल्टी आओगी, जो करें। हमारा प्रधानमंत्री ऐसा आदमी है जिस दौरान हजारों की संख्या में तो सलाह देने वाले लोग हैं, हजारों लाखों की संख्या में साइंटिस्ट हैं। देश में समझदार लोगों की कोई कमी नहीं, देश में किसी चीज की कोई कमी नहीं, प्रचार तंत्र की कोई कमी नहीं। तो उसने न्यू कौन ही बेरा था, अगर जो नोटबंदी करूंगा तो उससे देश के बैंकर, देश के गांव राम बर्बाद हो जाओगे। आपने कहना कि उन्हें बेरा कौन था? भाई 2 कारण हैं। जब उन्हें बेरा नहीं था इसका मतलब वो इतना मूर्ख है, और जो उन्हें बेरा था और फिर भी उसने सारे बैंक बर्बाद करे, नोटबंदी करके सारी अर्थव्यवस्था ठप करी, इसका मतलब वो इतना धूर्त था, वो इतना नीच था जिन्हें जान के नाश करा। जब मूर्ख था तो उन्हें अगली सलाह लेने खातर किसी की सलाह ले लेनी चाहिए थी। और जो निकम्मा था तो हमने बोलना चाहिए था। ना तो उसने सलाह ली और ना हम बोले। उसने सलाह न्यू कौन ली कि हम नहीं बोले। जिस दिन उसने पहले दिन लाइन में लाए थे ना, उस दिन एक डगडगी बजा दी। अब हम तो देश खातर करने लग रहे हैं, काला दिन आ जाओगा, यो हो जाओगा, वो हो जाओगा, इतनी बकवास कर दी। और बकवास करके जापान चला गया। जापान जाके बैठ गया, आड़े लोग बैंक की लाइन में लाग रहे, पुलिस वाले उनका लठ मारन लाग रहे, अपने रुपया का तड़पन लाग रहे। किसी ने अपने छोरी का ब्याह करना है, किसी ने बालका का फीस भरनी है, वो बैंक का ऐलान, उनकी कोई सुनवाई नहीं। एक एग्जाम्पल मैंने एक उदाहरण इसलिए दिया कि सिर्फ यो इसकी बात नहीं है कि सिर्फ भी निर्णय से पहले पूरे 7 साल में एक भी बार कुछ भी करने से पहले उस आदमी ने किसी की सलाह नहीं ली। पहली बात, जितने मंत्री, जितने सांसद, जितने सलाहकार बैठा रखे, सारे एक तय एक गधा, एक तय एक मूर्ख बैठा रखा। अपने सांसद ने देख लो और किसी और के सांसद ने देख लो। जो उस समाज का सबसे नीच आदमी था वो उससे टिकट दे रखी, जो सबसे बड़ा गुंडा हो उस एरिया का सबसे निकम्मा आदमी हो उससे टिकट दे रखी। और आपा कुछ नहीं बोले। उसने जो देख लिया अगर इस देश के लोग इतने भोले हैं, क्या फिर इतने मूर्ख हैं, क्या फिर इतने बुज़दिल हैं कि ये बोलते नहीं, क्या तो इन्हें बेरा नहीं लगता, क्या फिर इन्हें बकाने खातर टेलीविजन चला दो, इन्हें बका के टेलीविजन में कुछ और ला दो। हमारे दौरे दुनिया की कोई जानकारी आनी हो तो वह जानकारी आने के हमारे दौरे के तरीके हैं। बस कहता हम अखबार में पढ़ेंगे, क्या टेलीविजन में देखेंगे, क्या फिर हम अपनी सोशल मीडिया पर देखेंगे। इस बात में किस आदमी की मेरे साथ राय है कि ये तीनों चीज बिकी हुई है?
कौन कौन मानना इन बातों ने? सारा गांव नहीं, सारा देश मान्यता हो। सारे देश में बेरा की ये सारी चीज बिक रही है। और कमाल की बात तो एक फिलिपीन में बढ़ रही है। कमाल की बात यह है कि अपन बेरा है कि अखबार में हमारी खबर नहीं आवे। हमने बेरा है कि हमारे गांव में जो किसी बालक के टीका लाग के मौत हो जाए, किसी के पैरालिसिस हो जाए, किसी के लेडी के अगर कोई दिक्कत आ जाए, या किसी के और कोई अंदर मार जाए, या ब्रेन हेमरेज हो जाए, तो कोई सुनवाई करनिया नहीं है। लेकिन फिर भी खुर्ची पर ला रहा था, इतनी लंबी लंबी लाइन में खड़े होने लग रहे। किसी ने न्यू भी बेरा सबने कि आपकी खबर किसी अखबार में नहीं आओगी। कोई अधिकारी आपके ऊपर जुल्म कर दे, कोई खबर नहीं आओगी। गांव बिजली कितना दुखी हो रहा है, कोई खबर नहीं आओगी। बालका में कितना डिप्रेशन है, कितनी बेरोजगारी है, नोटबंदी क्यों करना होया, स्कूल क्या लो लग रहा है, हमारी जिंदगी क्यों करना रख हो रही है, नशा कितना आवे है। इन्हें न्यू तो बेरा है कि देश में कुण आदमी मास्क नहीं पहनता। इन्हें न्यू तो बेरा है कि देश में कुण आदमी है जिसने आधार कार्ड नहीं बनाया, जिसने ये आई कार्ड नहीं बनाया, जिसने फलाना ढिमका कुछ ना कराओ, उसने न्यू कौन बेरा। अभी नशा कितना आवे है हमारे बड़का, हमारे नौजवानों में, उसने सारा बेरा। 3000 किलो ड्रग पकड़ी गई थी गुजरात में। अमित शाह का हिस्सेदारी है उसके अंदर। जब नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर फंड में उसका हिस्सा ना मिलता हो तो वो महीने भीतर अंदर होना चाहिए, नहीं तो बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों के ऊपर जो छापे पड़ जाए हैं, इनके ऊपर तो ना पड़े, अखबारों में खबर भी ना फैली। इसका मतलब ये है, इसका मतलब कि पिछले 7 सालों से आप लोगों के साथ एक खास तरह का धोखा होने लग रहा। और मैं सिर्फ 7 सालों की बात नहीं करूं, 70 साल से आपके साथ धोखा होने लग रहा। उसका क्या कारण है? क्योंकि अपन है, किसी ने भी मार्केटिंग नहीं सिखाया कि बालको जो ये छोटे छोटे बालक फिर लग रहे हैं स्कूल में, कॉलेज में, ये जो नौजवान खड़े इधर साथी, इनका कितने रट्टे मारने हैं, क्यों कर पेपर देने हैं, वो मैडम बताओगी। वो मैडम जो अपना घर से रोज लटका हुआ है, वो मास्टर जो हमारे फिक्स का आदमी है, और उससे ही किसने बताई कि क्या करना है? किसी ने भी नहीं। किसी ने क्यों नहीं बेरा कि ये बालक जो बड़े हो गए, आप सब न्यू मानते होंगे परमात्मा का एक बहुत बड़ा वरदान होते हैं बच्चे। हाँ जी, बालक परमात्मा का एक बहुत बड़ा वरदान है। और ये वरदान जू जू बड़े होते जावे, जू जू निकम्मे के ऊपर होते जावे, आप सारा इल्जाम इन बालकों के ऊपर ला जा। अपन न्यू समझ में नहीं आता कि इनकी गेल के ऊपर खेल हो रहा है, हमारे गेल के ऊपर खेल हो रहा है। और जो खेल समझ में आ जाओगा उस दिन आपके समझ में आओगा, अरे यो तो असलियत में बहुत माड़ा काम हो रहा है हमारी औलाद के। अब क्योंकि मैं पिछले 7 साल से तो कति गांव दादा 5-6 साल से तो मैं कति और कुछ काम में नहीं कर रहा कि गांव में जाके मैंने समझाने लग रहा कि भाई थारी अगली औलाद आने वाले टाइम में क्या तो डिप्रेशन में जाओगी, क्या मोबाइल में पड़ी रहेगी, क्या नशा करेगी, क्या घर क्या मार के जमीन जायदाद बेचेगी। जब कुछ करियो अगली औलाद यो करने वाली है। अब चाहिए बचा सकते हो तो बचा लो। या कंधारा में पिछले 6-7 साल तक ये भी आप लोगों के कुछ का समझ में आवे, फिर मेरे 3 के धंधे बोला डॉक्टर साहब बात सुन दे नहीं लोग, अब क्या करा भाई, बात तो सुने हैं, उन्हें कोई बात बतावे तो, उन्हें कोई बात समझावे तो। इन्हीं के नेता जो सरकार में बैठे हैं, चाहे इस सरकार में बैठे हो और चाहे इससे पहले बैठे हो, अरे एक आदमी एक बात ने ध्यान रखे, आदमी है ना दूसरा गांव का आदमी, वो समझाना मुश्किल है, बहाना आसान है। भाई बात सच्ची है, समझाने खातर तो हंग अलग है। मास्टर क्लास में समझावा है तो बालक 40 बैठे हो, 3-4 का समझ में आवे, बाकिया का फिर एक के पेंडा छुटाना पड़ा है। मास्टर ने तो न्यू कह गए अभी यही निकम्मे हैं भाई, ये तो 3 भी तो पढ़ने लाग रहे हैं, हमने तो सिलेबस करवा दिया था, इन्हें तो नहीं पढ़ा। फिर उनका न्यू समझ में नहीं आती, हमारे गांव वाला गए, उनके माँ बाप का न्यू समझ में नहीं आती कि जब भाई 100 पोस्ट हैं, 100 भर्ती होनी है, 100 बालक भर्ती होने हैं, अरे 1000 बालक चले गए पेपर देने। असल में खेल तो यो है, अगर 18,000 भर्ती चपड़ासी की हुई तो 20 लाख बालक का फार्म भरा था,
लेकिन मैं छोटा उदाहरण देकर समझाऊं कि 1000 बालक फार्म भर दिया, 100 भर्ती हैं। क्या कोई कितना हांगा ला लो, कितनी सिफारिश ला लो, कितना जोर ला लो, कि अपने बालक ने कितना समझा लो, 100 से ऊपर भर्ती कर सकोगे। जब सीट 100 है, जब 3200 बालक होने हैं तो 900 बालक तो रवेंगे। वे 900 मेरे भी हो सके हैं, वो 900 में मैं भी आशिक हूं, वो 900 में आशीष भी हो सके है, वो 900 में अमित भी हो सके है, कोई भी हो सके है 900 में। तो फिर उसका माँ बाप रोज शान न बैठ के अपने बालक ने न्यू क्यों कहा है, कह रहा तू तो चुप हो जा, तेरे पर तो फालतू बकवास ना करा, तेरे पर तो चपड़ासी का पेपर भी पास कौन होया था, होना ही कौन था भाई, इतना ही का होना था। बाकिया का क्या इंतजाम होगा या बात सोचनी उससे बड़ी पीढ़ी न है। अगर आड़ा हमने बुलाए हैं लोग, इस मीटिंग खातर लोग बुलाए हैं, इनके बैठने का इंतजाम बुलाने वाला करेगा। भाई बैठेंगे, खड़े होंगे, कित बैठेंगे के ऊपर चर्चा करेंगे। जब बुलाने वाला, इसका मतलब ये हो गया कि जो अगली पीढ़ी आने लग रही है, जो छोटे बालक आने लग रहे हैं, जो ये जवान बालक खड़े हैं, इनका इंतजाम करने की जिम्मेदारी इन बड़ी पीढ़ी की थी। लेकिन बड़ी पीढ़ी ने गलती क्या करी, बड़ी पीढ़ी ने गलती करी कि उसने रोज अपने बालक तय 2-4 लाइन इसी कह दी जिससे उस तक गति कट गया। पहली लाइन, कुछ नहीं धरा भाई काम में, तो दूसरी लाइन, कुछ काम धंधा कर ले, कुछ पढ़ लिख कर कुछ बन जा, इस काम में कुछ नहीं धरा, खेती में कुछ नहीं धरा, इन डांगरान तो मैं प्यालूंगा तो पढ़ ले, खेत में तनार तो मैं ले आऊंगा तो पढ़ ले। सारे माँ बाप ने अपने बालक का हो गया। और जब वो बालक बड़ा हो है और उसकी कहे डांगरान पाला, हाँ मैं तो IAS की तैयारी कर रहा हूँ, UPSC मैं तो तैयारी कर रहा हूँ SSC की, मैं थोड़ी खिलाऊंगा ये काम। क्यों? क्योंकि अपन करना सिखाया ही नहीं। यो षड्यंत्र, यो खेल इन सरकारों ने मिलकर लड़ा करा मारी गेला के जय गांव राम की स्ट्रक्चर, जो गांव का ढांचा होया करे, जो गांव का ढांचा बर्बाद करे बिना आप गांव में बर्बाद नहीं कर सकते। और जब गांव बर्बाद नहीं होया तो देश बर्बाद नहीं हुआ है, क्योंकि इस देश ने बता रहा था गांव, इस देश के पास ना तो इतना कानून व्यवस्था है, ना इतना कोर्ट कचहरी है, ना इतने और समाधान है। अड़ग आदमी तो ऐसा है अपने फैसले भी गांव में कर ले है। अड़ग आदमी तो ऐसा है अगर अपने तो जब बीमार हो जावे तो आड़े थे कोई दूध डाले के, कोई तेल सरसों का तेल डाल अपने बालका का इलाज कर लिया करे। वो तो फालतू डॉक्टर तो भी नहीं बाजा करता। लेकिन इन्हें क्या करा, इन्हें सारी चीज पहले नंबर पर पैसे के जोड़ी, इन्हें पूरा इंतजाम करा कि जिस पे गाड़ी बंगला घोड़ा और अच्छा सूट बूट पहन रहा हो उसकी तो तारीफ होनी चाहिए। और जब कोई ईमानदार आदमी हो और जब को गांव में अपना सुख से गुजारा बढ़िया नेकी और ईमानदारी कर रहा हो, उसने जो तरक्की कर लिया भलाई था उसने जो कह देंगे। तो उससे जो लागन लग गया हमारी अगली पीढ़ी ने कि रुपया ये सब कुछ होया करे, रुपया ये कमाना होया करे। क्योंकि पहले जब रिश्ता करा करते उस टाइम पर तो लुटोया करते रहे, खानदानी आदमी होना चाहिए, खानदानी बालक होना चाहिए, बढ़िया परिवार हो, किसी का लेकर ना मारता हो, किसी का धोखाधड़ी ना करता हो। गरीब लुटो है, कौन सी नौकरी लाग रहा है, कहीं किले आवे है, कितना धन ले रहा है, कोठी किसी बना रहा है, गाड़ी कुर्सी ले रहा है, चले रहा है सारी कर्जे पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारी अगली पीढ़ी को उस पैसे के साथ जोड़ना उनका पहला षड्यंत्र था। हमने नेकी का रास्ता छोड़ के पैसे का रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया। अपनी जमीन तक काट दिया अपने बालक, और फिर उसके बाद जमीन तक काट के फिर माटी दे दिया किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड देके हम बैठा दिए कर्ज में। अब हमारा तो किसान आदमी जो है, जमींदार आदमी, उसने रुपये के रुपया बनाना होना था। वो तो अपने रुपये के अपनी छोरी का ब्याह कर देगा, ट्रैक्टर ठाला होगा, मोटरसाइकिल ठाला होगा, अपने बालक की पढ़ाई की ट्यूशन की फीस भर देगा। वो सोचेगा शुरू में भाई उसका जो बैंक में तो लिया था अपना ब्याज भरना है, 4% का दे देंगे, अपना चलता रहेगा। उड़े लेने की आदत पड़ी रुपया। फिर हमने अपने मकान में भी रुपया लाना शुरू करा, अपने बड़का की पढ़ाई पर लाना शुरू करा। पहले स्कूल आया करते प्राइवेट, उड़े पटा करता गांव का सबसे गरीब बालक भी, सबसे अमीर बालक भी,
गांव का जमींदार हो, कितना ही बड़े किला हो, उसके बाल बूढ़े पटा करते। मैं 80 के दशक की बात बताऊं, 90 के दशक तक यो ही चलता रहा। फिर आया प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल ने इतना खेल बिगाड़ा कि जिनके बालक उन दिनों में पढ़ लिए थोड़े बहुत, उनने नौकरी मिल गई, उनने गाड़ी ले ली, उनने मोटरसाइकिल ले ली, एक हीरो होंडा आ करती, एक राजदूत होया करती। लोगों ने सोचा कि यह बड़ी चीज है भाई, अपने बालक पढ़ा के इंजीनियर बना दो, सारा ने पढ़ा दो, सारा ने। और पढ़ाई 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 असली जिंदगी के ऊपर जीनी है, वक्त ये भूल गए। ई बालक इसे हो रहे हैं, ना तो उनने न्यू बेरा पढ़ाई के हो है, ना उनने न्यू बेरा जिंदगी के हो है, ना उन्हें एक के चीज चाहिए रुपया, नौकरी। ना रुपया ठंडा ना नौकरी ठंडी, फिर के रोगा क्या तो गरम रोड़े होंगे, क्या बालक उल्टे राही चलेगा। सीधी सी राह है। इसका असर क्या होया? इसका असर सबसे ज्यादा ये होया कि गांव टूटने शुरू हो गए। एक गांव में 4 गांव बन गए। एक गांव वो है जिसके बालक सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, एक गांव वो है जिसके बालक गांव के प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं, तीसरा गांव वो है जो गांव में तो थोड़ा दूर पढ़े हैं, और चौथा गांव वो है जिसके बालक तड़के 6 बजे बस में बैठे हैं और शाम में 6 बजे ट्यूशन पढ़ के आवे कति। और वह जाना है गणो अपना अपना बालक खातर बेरा कितने बड़े तीर मार दिए। ना तो उस बस में जाने वाले बालक ने बेरा गांव में के चल रहा है, के प्रॉब्लम मेरे घर क्या के समस्या, बिजली का के रोड़ा चल रहा है, यार के नशा के ऊपर चल रहा है, हमारे बालकों की नशा में कुछ नहीं बेरा। लेकिन आने वाले टाइम में आप उन खातर भी एक ऐसा जमीन तैयार करके देने लग रहे हैं कि बेटा थारे खातर भी यही राही है आने वाले टाइम में। और सरकार भाई ईसा न्यू लागता हो किसी ने इस गांव राम में कि सरकार ने बेरा नहीं की, वो आलू हो रहा है, तो भैया भूल है, फिर हमारी बहुत बड़ी भूल है। यह बेरा है, एक एक लाइन का बेरा है, किस आदमी का क्या नंबर है, आधार नंबर के है, कितनी उसके जमीन है, सिलेंडर ले रहा है कि नहीं ले रहा है, मोटरसाइकिल का महीना कितना खर्चा है, कितने कितने कितनी फसल हो है, कुर्सी फसल हुआ है तो भी ऑनलाइन बेरा। ये तो आपके घर के बिजली के बिल से लेके हर चीज का बेरा तो सरकार ने न्यू भी बेरा है। गामा की हालत क्या होगी जब उसके बाद भी नहीं सोचती सरकार, तो इसका मतलब इस हालत के जिम्मेदार वही लोग हैं। कई लोग अगर न्यू लगा कर भाई सरकार क्यों है, पहले तो यह बात समझनी बहुत जरूरी है कि सरकार सोता क्यों है, कि सरकार प्रधानमंत्री सरकार का आग्रह है या सरकार कोई एमएलए ने सरकार का आग्रह है, डीसी ने सरकार का आग्रह है। असल में होया आग्रह कि आजकल अपना किसान आंदोलन चल रहा है, तो मसूदपुर गांव भी पूरा आंदोलनकारी गांव है। अपना राशन पानी उस उड़े बैठे लोग किसकी ड्यूटी लानी, किससे कितना मतलब क्या खर्चा करना, इन सारी बातों का बैठ के उसका निर्णय कौन लेता होगा? गांव ले तो गांव तो सारा इकट्ठा होगा, बोलता नहीं होगा, तो 5-4 आदमी बना रखे होंगे, कमेटी बना रखी, अली भैया 5 आदमी छांट दिए, ये गांव तो बूझ लेंगे, जो इन तब बताओ ये गांव तो बता देंगे भाई न्यू बांडल आ गया है, अरे न्यू अंदर बनाने खातर भी बनाया करा आपा, वो एक कमेटी आप सारे काम करने खातिर बनाया करा। असल में सरकार इस कमेटी का बड़ा रूप होया करे, जिसका काम होया करे उस हिसाब से काम करना जैसे हम चाहते हैं। सरकार का काम होता है कि मैं गांव में एक सरपंच बनाऊंगा और वो सरपंच फिर जो भी निर्णय लेना होगा वो मेरे से पूछ के लेगा। गांव के एक आदमी ने बुलाऊंगा कि भाई असल में तो होना क्या चाहिए कि यो सरपंच है जो गराड़े चौधरे पे बैठे हैं, न्यू रात में दिन में सिस्टम भी टाइम लागे किसी स्कूल में गांव में इनविटेशन देकर बुला लो, आ जाओ भाई या आगे भाई इतने रुपया आ रहे हैं भाई गांव के, और इतने रुपया मत बताओ क्या करना है। वो कहेंगे भाई गांव में तो भाई आड़े गाड़ में लाइट लानी है सोलर की, आड़े न्यू करना, तो भाई न्यू बताओ पहले नंबर पर कौन सा काम करना चाहिए कि पहले नंबर पर या गाड़ भाई गणे दुखी हो रहे हैं रामफल, अरे इनकी गाड़ पड़नी चाहिए, ठीक है भाई इतनी गाड़ में इतने रुपये लग जाएंगे, बाकी रुपये बच गए इतने, बाकी काम बताओगे आगे आ भाई यो अब रोड़ा हो जाएगा ना भाई, गाड़ पहले बननी चाहिए, यो सोलर नहीं बनना चाहिए, तो उड़े हाथ खड़े करा के देख लो घने आदमी कौन सी चीज करना है, पहले नंबर पे वो काम कर दो, दूसरे नंबर पे दूसरा कर दो, पैसे ना बचा अगले बुलाने में आ जाओगे, क्या फर्क पड़ रहा है। न्यू करके एक चीज सुधर सके थी हमारी, लेकिन गांव के किसी आदमी ने
सरपंच से कदे आज ती यूं नहीं पूछा तने रुपये क्या दिलाए, ना किसी सरपंच ने पूछा कि रुपये क्या दिलाए, कितना लाऊं कितना लाऊं, क्यों नहीं पूछा? क्योंकि उस टाइम तो जब सरपंच के इलेक्शन आवे हैं, जब तो अपन ने कहा बोला भाई किने दोगे वोट, बोला देखेंगे कौन सा खर्चा फालतू करेगा है। उस टाइम का अपन ने कहा ना कौन सा खर्चा फालतू करेगा, कौन सा दारू गणी पे आओगा, कौन सा हमारी गाड़ में मारी अकेलेगी, कौन सा मेरे पर ना गए और टूटी लुआओगा, इसे काम नहीं कर रहा। मेरा होना चाहिए, जब बाकी काम जाओ बाढ़ में, या अपन इसी बनाई। बड़का के मामले में भी अपन यो करा कहते भाई 100 बालक भर्ती होने हैं और गांव के 1000 बालक हो, तो वही 100 माँ बाप अपने एमएलए द्वारा जाकर न्यू कहेंगे मेरा लगना चाहिए, तो मेरे सगे भाई का पेशक ना लाओ, मैंने ठेका नहीं धरा जाकर न्यू कहा। इसका मतलब ये जो कंपटीशन का दौर है, जो आपके बड़का ने दूसरे बड़का का दुश्मन बनाने लग रहा, आपने एक दूसरे का दुश्मन बनाने लग रहा। एक बात याद आ गई, मेरा बड़ी असली मेरी जिंदगी की बात है। मेरा बनोया पेपर दे रहा, क्या कनेक्टरी के पेपर हुए थे जब उन दिनों में कांग्रेस की सरकार होया करती, तेजीमान होया करता क्लैप का एमएलए, उस टाइम पे पाई होया करता हल्का ना, उसका पाई हल्के में तेजीमान होया करता एमएलए, और पेपर पास हो गया 4 बड़का का, और 4 बड़का का हो गया। तेजी जाकर कह दिया भाई किसान गांव में एक नलाश को एक कलेश हो गया, जिनसे कार्यकर्ता थे बेचारे एक कुंसा लगा भाई 4 में पेपर तो 4 का पास हो रहा है। फिर मैं एक गया, वो जाके बोला जी मेरा लगना चाहिए, इतने साल हो गए तेरी धक्के खान लग रहा, तो मेरा लगना जरूरी है। फिर आया दूसरे का नंबर, उसने भी आए बात कही, तीसरे ने भी आए बात कही, चौथा आ गया वो हमारा जो मुस्सा था, वो जाके तेजी बोला बताओ ईश्वर किसका लावा, बोला देखो जी तो जो आपने ठीक लगे दूसरा काबिल हो या जिसने ज्यादा जरूरत हो उसका ला दियो, और वो कोई बात नहीं, ये हमारे बालक इसे इनके बालक कोई चक्कर नहीं। वो बाय चांस तेजी ने बढ़िया पसंद आया उसका ला दिया। 3 रह गए। मैं आपने बताऊं कांग्रेस की सरकार डाली, तेजी मान गुजर चुके हैं मान साहब, दूसरी सरकार आ गई, एक और सरकार बदल ली, उन्हें नौकरी करते हुए घने साल हो लिए। और कमाल की बात यह है उन 4 बालकों में से उन 4 घरों में आज भी इस बात की रंजिश है कि मेरा कोल्ला कर दिया इसने, वो रंजिश आज भी है कि हमारा छोरा इसने कोल्ला कर दिया, कोल्ला के तो एक था, मतलब उस रंजिश ने लेकर आज भी हमारे गांव में, इस गांव में, मसूदपुर गांव में भी पाजामा में रहे दूर से यूं कहेंगे कि हमारा कौन ला कर दिया था उन्हें। और वो रंजिश बोला तने सरपंची में देखूंगा, बोला तने एमएलए इलेक्शन में देखूंगा, तने फलाने डिब्बे यूं देखेंगे। अपा असली मुद्दे कितने खोए दिए अपने। जिस टाइम पे गांव के सरकारी स्कूल बर्बाद होने लगे, गांव स्कूल सरकारी स्कूल में अपने बालक प्राइवेट में करवाने लगे, फिर शहर में करवाने लगे, तो इन्हें बड़ा बढ़िया खेल पा गया कि ये बढ़िया है जिसका थोड़ा ब्योत है, जिसने थोड़ी बात समझ में आ रही है, जो समझदार आदमी है, वो अपने बालक ने सरकारी स्कूल में काट के प्राइवेट में डाल दो। अब सरकारी में कौन रह गया? सरकारी में रह गए वे आदमी जिनका फीस देने का ब्योत नहीं है, वही बढ़ जाओगे। तो हमने क्या सोचा, ईद उनने बना दी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बना के आज के टाइम में आप लोगों को शायद इस बात का पता भी नहीं होगा, आज आपको इस बात का पता भी नहीं होगा कि आपके गांव की जितनी भी पंचायती जमीन है वह सरकार अपने नाम ट्रांसफर कर चुकी है। पता है इस बात का? किसी ने नहीं मिला है। जो सरकारी महकमे में कोई मास्टर नहीं है काम करता होया कोई हो है, तो आप लोगों को चिट्ठी नहीं आई थी कि सरकार के नाम रजिस्ट्री कराओ? चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। यानी कि देखो, इधर तो जमींदार कर दिया बर्बाद, कर्जे में डाल दिया, और फसल की कीमत देनी नहीं, इसका मतलब कर्जा पक्का हो गया परमानेंट। न्यूनतम औलाद की गेल के कर दिया कि पढ़ाई को महंगी कर दी, ताकि जमींदार अपना कर्जा पाड़े नहीं सके अपने बालक ने पढ़ाने के चक्कर में।
और उन्हें पढ़ाई ट्यूशन भी इतनी महंगी, प्राइवेट स्कूल की पढ़ाई इतनी महंगी, फिर आना जाना, फिर खाम खाई रोज रोज की बोधरेशन, फिर बालक के नए शौक पैदा हो जाना, जब शहर जावा तो उन्हें मोटरसाइकिल भी चाहिए, फिर उसने उन्हें तेल भी डलवाना चाहिए, ब्रांडेड कपड़े भी चाहिए, ब्रांडेड फोन भी चाहिए, उसमें रिचार्ज भी चाहिए, फिर और भी खर्चे घने हो जावे फिर जवान बालक के हैं। और उस टाइम पे न्यून बाप हो गया, फिर उसका बालक हो गया, फिर न्यून स्कूल हो गया, ये आगे जमीन की बात के जो काम राम बचा करता है एक दूसरे के साथ सपोर्ट में कि भाई जितनी गांव की शामलात जमीन है, जो सामूहिक जमीन है, जो पंचायती जमीन है, वह रजिस्ट्री करवाने खातर एक खेल खेला था जिसमें आपा लाल डोरा तोड़ने वाला खेल कमा दो। खेती वाली जमीन पे तो कर्जा था, साथ में घरा पे भी कर्जे देना आना क्यों हुए बैंक वाले आ लिए ना, और गणे ले भी लिए होंगे क्योंकि पुराने कर्जे पाट नहीं रहे होंगे, बालक पढ़ाने हैं। उम्मीद यह है कि बालक थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा नौकरी लगेगा तो कर्जा पाट देगा, इस उम्मीद में और कर्जा लेंदा रहे और कर्जा लेंदा रहे हो गया। तो आपको क्या लगता है इस हालत का सरकार ने बेरा नहीं है? भाई जब बेरा नहीं है तो गांव राम की जिम्मेदारी होनी चाहिए सरकार ने, बताओगा मरन लाग रहे। जब बेरा नहीं है तो गांव ने बताओ कि भाई तो बिजली के बिल मारे 300 400 रुपया आया कर दे, 4 हजार रुपया आ रहे, तने धंधे बंद करके ना इतने बिल कर दिए, हम करते बढ़ांगे। या बात बतानी आप कौन है सरकार तक के ऊपर बेरा लगेगा? आप लोग अखबार में दोगे, आड़े ज्ञापन दोगे, अखबार में कौन छपे, टेलीविजन में कौन आवे? क्योंकि टेलीविजन और अखबार में वो आऊगा जिससे आपकी मती मारी जा सकती हो, जिससे आपको दिमाग खराब करा जा सकता हो, आपका दिमाग कंट्रोल करा जा सकता हो। तो फिर क्या तो जाके गांव बताओगा जब बेरा ना हो तो, और जब बेरा हो तो इसका मतलब सारा खेल यो जानबूझ के खेला जा रहा है। मैं इसको टीके के साथ आगे कंबाइन करूंगा इस बीमारी के साथ कि यो आज का षड्यंत्र नहीं है। मेरे साथ में कपिल बजाज भाई आया हुआ है, खोजी पत्रकार है, 2006 में लगा था लिखना, अगला 2006 में न्यूक्लियर लगा था, बोला इसने यो काम कर दिया है। इन सरकार ने उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार होया करती, तो जब इन्हें लिखा कर दे नौकरी काट दिया अगला, उसके बाद इसके ब्लॉग कैंसिल कर दिए कि ना बेरा नहीं लगना चाहिए लोगों ने, लोगों तक खबर पहुंच गई तो लोग तो कितने हो जाओगे। हम भी सोशल मीडिया पर लिख दिया करते, हम भी बता दिया करते कि फर्जीवाड़ा चल रहा है इस बीमारी के नाम पे। हमारे चैनल ब्लॉग ऑन लागे, हमारी फेसबुक ब्लॉग ऑन लागी, हम ऊपर बतावा भाई गामाड़ा है, फिर गामाड़ा तो इतनी लंबी वीडियो देखने का टाइम नहीं, गामाड़ा तो इतनी चर्चा करने खातर टाइम नहीं। क्यों? क्योंकि छोरे में यूट्यूब पर देखना है, छोरे में फेसबुक चलानी है, छोरे में वो करना है, वहां तो टाइम में नहीं है क्योंकि टेलीविजन चलाना है घर जाके। तो 2006 में चला षड्यंत्र, आज 2021 15 साल तक तो मैं कति शामिल देखा लग रहा है कि एक चीज ने उस टाइम पे जब 2019 के अंदर ये एक्सरसाइज होती है, प्रैक्टिस होती है न्यूयॉर्क के अंदर कि भाई एक पूरी दुनिया में बीमारी आओगी। 2019 में प्रैक्टिस करी थी जुगरापा, 26 जनवरी मनाया करा, रिहर्सल नहीं करा करा भाई, 4-5 दिन पहले प्रैक्टिस करा रहा, नूर नू गेस्ट आओगा, आड़े तो हमने खड़ा होना है, इस टाइम पे माइक संभालेगा, यो डांस का एक्टिविटी हो गया, जो भी काम होगा, यो रिहर्सल करी गई थी 2019 में कि अगले साल जो 2020 में पूरी दुनिया में बीमारी आओगी उसमें किस किस ने के करना है, कौन से देश में क्यों लट पड़ने हैं, कौन सा देश क्यों बंद करना है, क्यों के टिक्के लाने हैं, कद क्यों लोग भगाने हैं, टेलीविजन पे क्यों लगाना है। लगभग 1.3 बिलियन डॉलर अकेले बिल गेट्स ने खर्चे करे थे इस बात के ऊपर कि इस बीमारी की असली कहानी गांव राम तक नहीं पहुंचनी चाहिए, लोगों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जब असली कहानी पहुंच गई तो लोग नहीं खड़े हो जाओगे। वो तो भलाओ इस डॉक्टर मसूद पर का सबका देश इस बात का पूरा गवाह है कि इन गामा का शान नहीं उतरेगा कि जिस टाइम पर पहली बार पुलिस वाला लठ मारे थे ना, साउथ देश में दोबारा लॉकडाउन मिला लिया। मैं बता दूं ऑस्ट्रेलिया के अंदर 6ठा लॉकडाउन चल रहा है
ऑस्ट्रेलिया में 6ठा लॉकडाउन, इजराइल के अंदर 4थे नंबर की डोज चल रही है, और पूरे भारत के अंदर 15-20 लाख लोग मर चुके हैं, और किसी ने टीके लगा लिए, साइड इफेक्ट आने लग रहे हैं, और लंबे टाइम के साइड इफेक्ट आने अभी बाकी हैं। ये बदलू बेरा नहीं है कि जब का इंजेक्शन लग गया होगा 4 साल में के असर दिखा होगा, क्योंकि कोई भी इंजेक्शन आगे बढ़ने लगे। तो मैं बताऊंगा जी का आंगनबाड़ी आ रही जब तक बतावे, जब तक आपने बात कर नहीं बेरा। ये मैं एक पीएचसी में चला गया, एक अस्पताल में जाके उन्हें टीके लाने लग रहे, मैंने उसकी जाके उस आंगनबाड़ी वाली थी, मैंने कहा मगाई गांव में बुला के कौन ले आ रहा है, बोला जी हम ले आ रहा, मगर तार्किक किसने ट्रेनिंग दी थी, बोला जी डीसी दफ्तर में दी थी, मगर के बताया था, बोला जी बस उड़ाने हैं टीके, मगर क्यों करे, जब मान ले किसे टीके था, देखो हम नहीं चाहते किसी का कोई साइड इफेक्ट हो गया, पर मान ले किसी का साइड इफेक्ट हो गया, कोई भी साइड इफेक्ट हो गया, तो उसके लिए तारे पास के समाधान है, तारे पास के इंतजाम है। जब उसको मर गया मान लो बाय चांस, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, कौन इसका सजा का हकदार होगा, और जब मर गया तो इसने कितना मुआवजा मिलेगा, और वो मुआवजा कौन देगा, और वो एप्लीकेशन कित देनी है वो बता दो। 1 मिनट बाबा बोली है आंगनबाड़ी वाली, बोला जी सा तो मारती किसी ने बताया नहीं, मैं डॉक्टर भी पूछने लग गया, मगर डॉक्टर साहब कौन जिम्मेदार होगा इसका, बोला पीएचसी जिम्मेदार होगी, मगर आप जिम्मेदारी लेते हो, मैं क्यों लूं, बड़ा डॉक्टर की बात करा, मैंने फोन करा और वीडियो भी आई थी, फिर वो डिलीट कर दी उन्होंने, मैंने ठीक। उसके बाद मैंने उनकी पूछा बता भाई कोई तो जिम्मेदार होगा, उसने अपने बड़े डॉक्टर की बात कराई, मैंने उससे पूछा फोन पे, मगा जी डॉक्टर साहब कौन जिम्मेदार होगा, बोला कोई नहीं, तो फिर क्या चली, बोला ये तो टीका लुआना ना लुआना अपनी मर्जी है मालिक की, जाता है कोई जिम्मेदार नहीं, फिर सरकार तो न्यू कह रही अब तो हमने न्यू नहीं करने जाएंगे, वो आंगनबाड़ी आड़ी न्यू कहे, बोला फिर 5-5 झाड़ू ला के भी तो लुआओगे, फिर आड़ा जाओगे न्यू भी तो लुआओगे, फिर बोला अरे पेंशन रुक जाओगी, हमने बस में नहीं चढ़न देंगे, रेल में नहीं चढ़न देंगे, बालका ने पेपर नहीं देने देंगे, नौकरी का फार्म नहीं भर सकते, थारा कोई काम नहीं हो, टीसी दफ्तर में नहीं जान देंगे। इसका मतलब ये तो उल्टी राही चाल पड़े, जब लोकतंत्र का मतलब है कि जनता मालिक है, लोकतंत्र का मतलब है कि हमने गुट्ठा ला दिया, तेरी इस मोर ला दी धरी इस निशान के ऊपर, इसका मतलब मैं तेरी गेल हूं, और आने वाले टाइम में जितने भी निर्णय लेने हो, जितने भी कोई फैसला लेना हो, वो हमारे लिए फैसला लेना है, और इसके बदले में हम तुम्हें टैक्स देंगे, उस टैक्स के पैसे से ये ऐश करने लग रहे हैं, और मालिक से पूछते भी नहीं कि हमने क्या चाहिए। कमाल की बात है भाई, हम मालिक, हमारी वोट से ताकत मिली हुई, हमारे पैसे से ऐश करने लग रहा, और फार्मूला चला रहा अपना, दफ्ताशाही कर रहा अपनी, यो एक काम खट्टर कर रहा, यो एक काम मोदी कर रहा, यो एक काम अशोक गहलोत कर रहा, यो एक काम पंजाब में कैप्टन अमरिंदर कर रहा, चाहे किसी की सरकार हो, जिस कांग्रेस की सरकार हो रेवेन्यू लूट माजरी, जिस बीजेपी की सरकार हो रेवेन्यू लूट माजरी, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल वही सब गैठू सा वो क्या करने लग रहा, बोला पंजाब में रैली करने जाओ बना मास्क लाया, कैमरे के आगे आवे मास्क ला ले हमारा था, जब दिल्ली यूपी में करने जाओ उधर मास्क लांदा नहीं, दिल्ली में अंदर चलान काटे हैं, कोई सा भी आदमी इसका मतलब गए नहीं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 3 विरोधी पार्टी और तीनों की तीनों एक सुर में बात करने लग रही। यो तो भाई जब हो सके, जब सरपंच का चुनाव लड़ने वाले तीनों के तीनों मिल बैठ के खान का प्लान कर रहे हो, जी तो ऐसा हो सके, ये तीनों मिल रहे हैं, फिर मिल रहे हैं दिल्ली के मिलेगा भाई, इसका मतलब यो खेल इनकी पहुंच से बाहर का खेल है, और उनने इस बात के लिए पूरे 15-20 साल लाए हैं, मारी मती मारन खातिर, मारती इस बात का बेड़ा नहीं पटना चाहिए, जनता को ये पता नहीं लगना चाहिए उसके के अधिकार हैं, सरकार के काम हैं, और उन्हें के काम चाहिए। आज आपा सरपंच के सोच के चुना, या मान लो आप एमएलए के सोच के चुना, कह तो आप ऐसा काम करा जिस आपने 2014 में कर लिया और 2019 में कर लिया, अब एक दिल्ली में बैठा गधा उसकी शक्ल देख कर अड़े ये सूर चुन लिए,
और इंश्योरेंस ही दे दिया और वही मार के खाना लाग रहे हैं, जानते हुए पढ़न का हुए, मतलब मालिक ने मुझे धमकावा 10-15 हजार की किसी की सेकंड हैंड मोटरसाइकिल गुजरी होगी, उसके ऊपर चालान कितना 25,000 20,000। अरे धंधे सारे चौपट हो रहे, बिजली के रेट 3 गुना 4 गुना। अरे देखा है किसी ने ट्यूबवेल का कनेक्शन लिया हुआ है, उड़े कोई सब्सिडी नहीं, पेट्रोल डीजल की कीमत वो आसमान पे और फसल की कीमत वो पहाड़ में, मतलब ये खेल के चल रहा है। और उधर से जब से 1.5 साल से इस फर्जी महामारी का ड्रामा चालू होया, उस दिन से लेकर 250 से ज्यादा कानून बना लिए संसद ने, किसी एक का भी बेड़ा लग गया तो बता दो। अभी एक कानून आने लग रहा है, किसी भी आदमी का किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई अधिकार नहीं होगा। आपके जो घर जमीन कागजात जितने जहां के भी हैं वो आपके नहीं होंगे, आपको इस्तेमाल करने के लिए दिए जाएंगे सिर्फ। और आपको इस बात का पता नहीं है, क्यों नहीं पता? क्योंकि असली खबर नहीं आती। ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कनाडा के अंदर, अमेरिका के एक स्टेट के अंदर, चाइना के अंदर बकायदा नोटिफिकेशन जारी होके पुलिस वालों को यह अधिकार मिल चुका है कि वो इस महामारी के नाम पर किसी की भी प्रॉपर्टी जब्त कर सकते हैं। मैं बताऊं, जिस टाइम पे ये काम हो जाता है ना, देखो मैं बताऊं, ये काम कदे भी गांव की गेला इकट्ठे नहीं करे जाया करते। ये काम क्यों कर हो जा करे? जो गरीब किसान आंदोलन चल रहा है और मैं इस महामारी के खिलाफ चल रहा हूं। मान लो मैं चाल पड़ा और मैंने कहा तू गाँव वाला ना भाई आ जाओ गाँव वालों, और इकट्ठे ला के डीसी दौड़ा ज्ञापन देवांगे। उड़ा जाके डीसी ने कर दिया लाठी चार्ज का आदेश और उड़ा फंस गए मसूद पर के 4 छोरे। उन 4 छोरा क्या करेंगे? उन 4 छोरा के ऊपर मुकदमे कर दिए। तो सप्ताह गांव खड़ा कौन होगा? सप्ताह गांव नुकाएगा। उन्हें के जरूरत जा रही थी भाई इसकी गेल लागण की, वो तो लफंडर फरे था, इन और ला लिया अपनी गेला। क्या बताऊं मैं आपने? या ये ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो गांव के लिए अपनी छाती अड़ावे हैं। आज भी जो आंदोलन होने लग रहा है, गणे आदमी रुपये तो दे देंगे होंगे, क्योंकि गांव की कमेटी ने फैसला कर रखा है आगे छाती को लड़ा दे आंदोलन पे। जब सबका गांव इकट्ठा होगा ना, फिर अगर तू बोल लेता हूँ बीच में नहीं बोला, फिर बीच में नहीं बोला, फिर इसमें पढ़े लिखे है काका मना, कोई दिक्कत नहीं, बीच में नहीं। हमने बेड़ा है, हम सिर्फ ये वही लोग हैं, मैं बताऊं इन लोगों में तो ज्यादातर वही लोग होंगे जो आंदोलन में भी आगे होंगे, जो किसी कोई सामूहिक काम होगा ये आगे होंगे, जो से नहीं आते फिर जो से नहीं आते वह उड़े भी नहीं जानते, वह आड़े भी नहीं आते, वह कितने और भी नहीं जानते। मतलब क्या है कि जय हमारे समझ में भी आ गया, जाड़े बैठे हुए लोगों के समझ में भी आ गया कि आगे करना क्या है। तो गांव राम इस बात को कितना कामयाब करेगा ये इस बात के ऊपर निर्भर करता है उनके बात कितनी समझ में आ रही है। भाई आपने मैं एक चीज बताऊं जो थोड़ी सी अलग है और थोड़ी सी आप लोगों को पता नहीं, शायद पता होगा कि नहीं पता होगा, लेकिन मेरे को जानने वाला लगभग हर आदमी जानता है। हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से आप गांव के बालका के बारे में नहीं बता सके कि ये बालक 5 साल का है, इसके पास यो टैलेंट है और इसने बड़ा हो गया यो काम करना चाहिए, तो यो आदमी खुश रहेगा। इब जब मान लो स्कूल में जाने वाले हर बच्चे के साथ सुन नहीं रहा अपन में बोल लेंगे जब गांव के आगा जाओ भाई पैसे मैंने खड़ा जोर तो बोलना मैं सामने तो 50 मीटर ताना है, मैं 250 किलोमीटर तारा हूँ।
शब्द बोलन लग रहा हूँ अड़ तो भैया बोल ली है मेरे मुंह की पसला भी बिना माइक बोल कहा था ये फिर बोलू हूँ। तो बात यह है अपने पास एक ऐसा रास्ता है जिसकी मदद से आपा सारे बच्चों के बारे में जो मैं कहूँ था गांव का नाश होया नारे नारे पाठ के गांव का नाश होया जब अपने अपने बालका के बारे में सोचा। आज से 30 साल पहले का तो मेरे याद है कि न्यू कहा कर दे रे बालक तो सबके साथ ले हो या करें जब न्यू कहा कर दे रे भाई बालक बालका में कोई बटवारा नहीं। उस टाइम पे क्या करता जब मैं किसी भी गांव में कितने भी जाकर रोटी खाया था कोई टेंशन नहीं थी। जब मैं अपना काका ताऊ का जाकर रोटी खाया करता तो काका ताऊ मेरा धड़ाक भी मार दिया करता एक दो थप्पड़ चट्टू ला देता कोई कुछ नहीं कहता। आज जो काका ताऊ उसके बारे में भला नहीं सोच सकता तो फिर भाई मार भी नहीं सकता। सीधी सी बात है। क्यों? कारण क्या है? कारण ये है कि जो ये कंपटीशन का दौर है इस दौर ने ऐसा काम कर दिया जय एक घर में दो सगी बाण सगे भाइयां का आ रही हो और उनके बालक एक के क्लास में पढ़ते हो जिनसे बालक के थोड़े नंबर आओगे नहीं उनकी माँ उन्हें कमरे में ले जाकर कहेगी क्यों बेटा हमने कोई कमी छोड़ रखी तेरे उस तक कम नंबर क्यों करा के देखिए तेरा भाई तेरा फालतू नंबर ले गया। सगे बाण भाई में भी इस बात के ऊपर जूद बात सके है कि नंबर किसके ज्यादा आए किसके नहीं आए नौकरी कौन सा ला गया कौन सा नहीं ला गया। जबकि असली जिंदगी का सलीका क्या है कि अपने को अपने बच्चों को हमें देना होता है रास्ता कि बेटा तने यो काम करना है ईमानदारी करना है किसी का रुपया नहीं मारना किसी से झूठ नहीं बोलना किसी से चोरी ठगी नहीं करनी किसी की गलत नजर से नहीं देखना और जितना कमाओ उसका एक हिस्सा गांव राम के खातर तने देना है। यो रास्ता तो अपन कदे किसी ने बताया ही नहीं ना किसी मास्टर ने बताया तुम्हारे बालकती के काम देना है ना किसी माँ बाप ने बताया के काम देना है। उसकी गलती नहीं है क्योंकि माँ बाप को तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहता है कि हमारे देश में 85 करोड़ किसान हैं और उनमें तय 80% से ज्यादा लोग इसे हैं किसान जो 10वीं पास भी नहीं है। तो जो आदमी इतना पढ़ा लिखा नहीं जिसने दुनियादारी की फिक्र नहीं या पता नहीं दुनियादारी का कि पूरी दुनिया में क्या लाग रहा है वो क्यों कर बताओगा अपने बालक का रास्ता। वो रास्ता बताने का काम था उसके मास्टरा का वो रास्ता बताने का काम था उसके गांव के ऐसे आदमिया का या उसके हल्के के ऐसे आदमिया का जिनसे उन्हें चुन के भेजे थे। वो रास्ता बताने का काम था गांव के सरपंच का जिला पार्षद का ब्लॉक समिति वाले का एमएलए का एमपी का। वो रास्ता वो बताना था कि तेरे बालका की जिंदगी न्यू बढ़िया बनेगी तेरे बालका की जिंदगी न्यू सुधारी जा सके। लेकिन आपा ने वह आदमी कैसे चुन लिए हमने वह आदमी गलत चुन लिए भाई। तो उनकी क्या गलती जब अगला ने कोई मतलब नहीं है जब आपने सिलेक्शन क्या कर रखा बोला भाई इस पार्टी से ही दोगे कि इस पार्टी से ही दोगे। बोला भाई देखो आपके दिमाग में वो बात डाल देते हैं 5-4 बात जो इलेक्शन के दौर में आपके बीच में होया अगर मैं बताऊं कि क्या होया करें वही बात का करो। बोला भाई दिक्कत न्यू है यू जीतेगा इन्हें तो ब्राह्मण देवे कौन इन्हें जाट कौन देवे इन्हें ये तो इसने दे कौन देवे बोला फलाने इसने कौन देवे डिमके इसने कौन दे और बोला जीतते तो ये होगा। फिर हम कहाँ जाके लोग आते ही अरे भाई वो एक पढ़ा लिखा बढ़िया आदमी रहा उसने चुन ले तो उस खातर एक जवाब होया अगर गांव वाले का क्यों वोट खराब करनी। मतलब अगर मैं किसी सच्चे आदमी की तरफदारी करूं तो उसने गांव का आदमी वोट खराब करनी कब है या बात कितना आई या बात वही डाल रहा है हमारे दिमाग में। जो गरीबी में हमारी चल रही है फर्जी महामारी चल रही है यो प्रोपेगेंडा चल रहा है इस बीमारी के नाम पे टीके लाने का। इब हम जब मारे वर्गे आदमी जाके किसी पढ़े लिखे ने समझदार ने मास्टर ने और किसी इंटेलिजेंट आदमी ने जाके समझावा कि भाई नूर न्यू करके चल रहा है। डॉक्टर मसूदपुर का अनपढ़ आदमी समझ गया कि जो सारा प्रोपेगेंडा है और आपने तो साबित भी कर दिया। लेकिन आपा किसी और गांव में जाके समझावा या किसी और समझदार से जो मास्टर है उनकी समझावा भाई मास्टर होता मैं गांव में जाओ हो गांव के लोग आते मिला करो तो उन्हें समझाया करो कि यो सारा गेम चल रहा। तो उनकी 4 लाइन है
जब उन 4 लाइन तक फालतू मैंने 5वीं लाइन बता दियो कि क्यों लग रहा है। पहली लाइन या भाई ये इतने मरे यहाँ के हुए मर गए। दूसरी लाइन भाई अब चल भारत में होगा भाई मोदी कर रहा होगा या विदेशों में भी तो मरन लाग रहे। तीसरी बात, जिनके घर में तो आदमी मराना उन न बूझ के देखिए तुम। चौथी बात, भाई चल बात तो तेरी ठीक है तो यू सरकार का प्रोपेगेंडा, पर कुछ न कुछ तो है, वो नहीं बेराकी है। इन 4 लाइन तो ऊपर दूसरी लाइन नहीं पाती, 5वीं लाइन नहीं पाती। क्यों? ये बात भी उड़े तैयारी है। टेलीविजन के अंदर जिस टाइम पे फिल्मा की में दिखाई गई थी टीवी पे, अब भाई टीवी बंद कर दो, मास्क लगाना बंद कर दो, बीमारी खत्म दिखेगी। इसीलिए ये मास्क वाला प्रोपेगेंडा दिल्ली में चल रहा है, बड़े शहरों में चल रहा है, शहरों में चल रहा है, गांव में तो कोई नहीं भाई। जया सच्ची में बीमारी होती तो हम बोलन लाग रहे हाँ कि जया सच में बीमारी होती ना तो लोग सड़का पे चलते चलते मरते। लेकिन आने वाले टाइम में सड़का पे चलते चलते मरते दिखाऊंगा मैं आपने। वह मरेंगे जिनने ये टिक्के लुआ रखे। ठीक है, इन टिक्के में, इनके अंदर, इन टिक्किया में, अरे रुको, जे किसी ने 1 लुआ लियो और जे किसी ने 2 लुआ लियो और जा आड़े भी रुक जाओगे तो भी बच जाओगे। जे तीसरा और ठुकन आगे, जे इन्हें जबरदस्ती करने की कोशिश करी, अगर दफ्तरा में नहीं बढ़न देंगे, यो नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, पिलसन रोक देंगे, यो नहीं करेंगे, बड़कन पेपर नहीं देने देंगे। आपको याद हो इबियो हाईकोर्ट वाला क्लर्का का पेपर चल रहा था, ड्राइवरा का उड़े में उड़े था, वो बालक बढ़न नहीं दिए, मैं भी पहुंच गया। हमने उड़े जाकर सुप्रीम हाईकोर्ट के जज सबके साइन करवा लिए, लिख के देखता ना कौन बढ़न दिए थे, उन्हें कर दिए। हमने हाईकोर्ट के खिलाफ मुकदमा कर दिया। उड़े सड़क के ऊपर एक दिन सड़क जाम राखी, चंडीगढ़ में सारी चंडीगढ़ जागी। सांझ ने फिर पेपर था, सांझ ने किसी बालक का कुछ भी चेक नहीं होया, सिर्फ रिपोर्ट वो एडमिट कार्ड चेक होया, कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई आरटीपीसीआर की वो नहीं, कोई खेल नहीं। आड़े भी बोलना शुरू कर दोगे कुछ चेक नहीं होगा, नहीं बोलोगे तो इनका जो प्रोपेगेंडा है वो बढ़ता रहेगा और ये रुकता नहीं है। कदम सोच रहे हो जो कर आपकी बर्बादी पिछले 20 सालों से, इन्होंने 25 सालों से चालू कर रखी है, यह रुके नहीं। यह तब तक नहीं रुकेगी जब तक गांव का एक आदमी, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो उसका बालक सरकारी स्कूल में पढ़ता हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे दिहाड़ी करता हो और चाहे कोई लंबरदार लाग रहा हो और कोई बड़ा जमींदार हो, एक आदमी जब तक खड़ा होकर नहीं आओगा ना, इतना कौन बात बने, कति पक्की बात है। हेलो, कौन आओ? इतने सारे लोग इकट्ठे नहीं होंगे ना, इतने बात नहीं बनेगी। अब इकट्ठे हो गए, करना क्या है भाई? इकट्ठे हो गए, जूत तो बजाना नहीं, लट तो मारने नहीं किसी के, आंदोलन भी करके क्या करांगे? इकट्ठे हो गए, इस बात पे चर्चा करनी पड़ेगी कि जुड़से बालक 35-35 साल के बेरोजगार फिरे हैं, जुड़से 30-30 साल के, 25-25 साल के बेरोजगार फिरे हैं, जुड़से स्कूलों में जान लाग रहे हैं। जब ये बड़े होंगे तो समाज के लिए के काम आओगे? इन तक करना के है, इनका इस्तेमाल क्यों करना है समाज के लिए? जब तक समाज का एक आदमी इसमें आगे नहीं आओगा और उस तबके ने आगे नहीं लेकर आओगे। ये आज के टाइम में न्यू कहते हैं बोले ये तो फलाना का आंदोलन है, जिनके किले हैं उनका आंदोलन है। उन आदमियों ने कौन समझाओगा कि जब जमींदार बर्बाद हो गया तो 60% जो इस जमींदार के साथ में धंधा चल रहे हैं, जो और धंधा करने वाले लोग हैं, जो कि कोई एरो बना हुआ है, कोई कल्टीवेटर बना हुआ है, कोई ट्रैक्टर संभाला है, कोई स्पेयर पार्ट लिया हुआ है, अगर जमींदार बर्बाद होगा तो कौन सी दुकान चल रही भाई दुनिया में? जब इस देश का 70% आदमी जमींदार है, किसान है, तो 70% आदमी बर्बाद हो गए तो बचेगा कौन फिर तो जो राशन मिला है कोटे पे, उन कोटे वाले राशन वाला का मिट्टी का तेल पहले बंद हो लिया था, सरसों का तेल ही बंद हो लिया, थोड़े दिन में दाल बंद हो जाएगी, फिर थोड़े दिन में चौल बंद हो जाएंगे, फिर थोड़े दिन में गेहूं बंद हो जाएगा और फिर जो कह देंगे थारे खाते में रुपये भेज दिया करेंगे। इस घर की टेंशन में
वो आदमी अगर थोड़ा बहुत आधा पौवा लान लग गया तो उसके खाते में आए हुए सारे रुपये ठेके में जाओगे। जब टिक्के लान लग गया तो सारे रुपये टिक्के में जाओगे, घर के फिर भूखे मरेंगे। फिर वो जो लठ खाओगे उनके बालक है तो जिनकी सबसे बड़ी कोठी होगी उससे सबसे घने रुपये मिलने के चांस हो गए। फिर तो गांव में भी हो यार हो जाओगा जो शहर में हो रहा है। इसलिए जिनकी रोटी की लड़ाई खत्म हो गई, जिनके घर 2 रोटी ठीक है, पारन ने ठीक कपड़े हैं, उनकी खास जिम्मेदारी बना है कि सबसे निचले लेवल तबके पर जो आदमी बैठा है उन्हें गेल लाकर अपने बराबर में खड़ा करे और इस आंदोलन ने और मजबूत करे। जब जाके के मैं बात कर सके उन्हें जाके जो समझानी पड़ेगी कि भाई यो आंदोलन जो आप लड़न लाग रहे हैं ना, किसान आंदोलन, यो आंदोलन खत्म नहीं हुआ, कद्दे भी खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि एक बात अपनी औलाद को समझानी पड़ेगी कि जो जिंदगी जीने की लड़ाई है ना वो कद्दे खत्म नहीं हुआ करती। ईब जितना बढ़िया आप इस उम्र में करके जाओगे, इस जन्म में करके जाओगे, अगली पीढ़ी तेनू बता के जाना है कि बालको इतना तो हमने कर दिया, इससे बढ़िया तामी क्यों करोगे, काम देखो। यो रास्ता आपन बताना है अगली पीढ़ी तक, फिर अगली पीढ़ी बता दी जाओगी। और ये बताना पड़ेगा कि गांव राम हो चाहे देश हो, आपा खुशहाल सिर्फ तब हो सकते हैं जब हमारा पड़ोसी का बालक खुश होगा, जब हमारा पड़ोसी का बालक बढ़िया होगा तो हमारा बालक बढ़िया रह सके है। जब पड़ोसी के बालक के हाथ में बंदूक है, पड़ोसी के बालक के हाथ में नशे का इंजेक्शन है, तो वह चीज मेरे घर में आने में गणे दिन नहीं रह रहे, समझ लियो। सिरसा में आया था सबसे पहले, बॉर्डर पर आया था ना नशा, पहले तो आया पाकिस्तान से, बोला पाकिस्तान से आया अमृतसर में, अमृतसर तांदा उरे ना लिया, संगरूर वाले इलाके में आ लिया, संगरूर से फिर सिरसा में एंटर कर गया, सिरसा में दही बाड़े भी आ लिया होगा, मारो भी आड़े तो मारे भी जा लिया, यूपी में भी जा लिया, कितने नहीं बच रहा। क्यों? क्योंकि जिस दिन गांव का पहला बालक गलत रास्ते पे चला उसे दिन गांव ने बैठ जाना चाहिए था, अरे भाई फलाने का छोरा नुकसान की राही चाल पड़ा, भाई सारा गांव लाग गया, एक तो उस बालक की मदद करके उसने ठीक रास्ते पर लाओ, नहीं तो कल हमारे बालक का भी नुकसान होगा। भाई पंचायत फैसले क्या करा करती, पहले न्यू करा करती, भाई आज इन्हें कर दिया कल ने कोई और कराएगा तो इसने आड़े रोको, न्यू तो क्या करता। तो जो भी गलत काम होया है उसको वही रोकने का था, जहां भी गलती हुई है उसको वही ठीक करने का था। लेकिन हमारे पता नहीं किससे ये गलती हो गई, गांव में है बेरा नहीं कौन लोग थे जिनसे यह गलती होगी कि वह गलती ठीक करने की बजाय गांव छोड़ बातन लाके गांव में कुछ नहीं करा, फिर गांव में वहीं रह जाओ। पर मेरे बात समझ में आई, मैंने गांव छोड़ दिया, मेरा छोरा पढ़ाना है। फिर मैंने देखा करनाल में भी मेरे छोरे खातर जगह नहीं मिल रही तो मैं चंडीगढ़ चला गया। फिर जब चंडीगढ़ चला गया तो 10-12 साल बाद समझ में आई, आ रहा देवेंद्र तने इतना रुपया छोरे पिला दिया, जय भी नहीं छोड़ना पड़ता और तेरे छोरे ने तेरी जड़ा का दूर भी नहीं जाना पड़ता। ये मेरे छोरे ने न्यू नहीं बेरा मेरे खूड गुण से हैं, मेरे छोरे ने न्यू नहीं बेरा मेरा काके ताऊ पड़ोस गांव क्यों कर रहा है, उन्हें बेरा ही नहीं। वो तो मनमान कल को ये पूछेगा पापा जी गेहूं का पेड़ कैसा होता है, ये बताना मुझे है। गलती मारत की हुई किसी पे भी हुई हो, अपन किसी की गलती नहीं काट नहीं, लेकिन मेरे एक बात समझ में आवा है कि जिस दिन समझ में आ जावे उस दिन तो कट्ठे हो सका, हाँ उस दिन तो चर्चा करे सका, हाँ उस दिन तो इसके ऊपर काम कर सका। हाँ आपके गांव के अंदर मान लो कितनी वोट अपने गांव में 5,500 वोट है ना, तो यह पक्की बात है 5,500 में है कम से कम 2,500 वोट तो हमारी बालका की उनकी होगी जो नौजवान साथी हैं। अब 2,500 बालक आपके गांव में है, इसका मतलब क्या है, समझ में आवा आपका कि आपके गांव के पास 2,500 दिमाग हैं और 5,000 हाथ ही से हैं जिनकी एनर्जी में, जिनकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं हो सकती। गलती क्या है, उन बड़कन करना के है न्यू कौन बेरा बस। वो जो बच्चा बचपन में कदे भगवान का एक मतलब वरदान होया करता, वो बालक बड़ा होते आपने अपने से इतना दूर कर लिया कि पापा उसने नकम्मा कहने लागे। मेरा एक बात मानना है, उस बालक में कति कोई गलती नहीं है। उस बालक ने नशा मिला हो तो इस धरती पर मिला है, आने के बाद उसने टेलीविजन ने बगाड़ा हो तो टेलीविजन उसके माँ बाप ने दिया है, मोबाइल ने बगाड़ा हो तो माँ बाप ने दिया है,
पड़ोस ने बिगाड़ा हो तो माँ बाप ने दिया है, सरकार ने बिगाड़ा हो तो सरकार भी माँ बाप ने दी है। और बालक अपनी गेल कुछ नहीं लेकर आया था, उसने जो कुछ भी दिया उससे बड़ी पीढ़ी ने दिया, तो अपनी गलती माननी पड़ेगी बड़ी पीढ़ी ने कि मानव गलती हो रही है, हमें ठीक करांगे इसमें। और जिस दिन इस बात ने समझ लोगे, मुझे पूरा यकीन है गांव का एक भी नौजवान बालक उल्टी राय नहीं चलेगा, वो अपने गांव में समान चाल पड़ेगा। क्योंकि मन नहीं लगता कि सुख शांति प्रेम और बढ़िया जिंदगी किसी ने माड़ी लागती हो। ऐसा है, समझाने की जरूरत नहीं होया करती, समझने की जरूरत होया करे। आप समझते को नहीं, अपने जब न्यू बालक का बेड़ा है को नहीं, यो बालक पैदा तो हो रहा खेलन खातर, और उसने मान लो सचिन तेंदुलकर की माँ, उसने 98% नंबर ला के और न्यू कहते तू बैंक पीओ के पेपर दे ले, वो बैंक में बैठता, ये उसका गात तो बढ़ रहा भाई, मैं सब दिन हंगा लाऊं अपना शरीर का। अब वो गात तो बढ़ रहा उसका कि मेरे को शरीर का काम करना है, बैठा दोगे उसने कुर्सी पे, वो तो सामने आंधा या दारू भी पी का होगा, और आंधा राह में किसी के लड़के भी आओगा, और राह में कोई लड़ने नहीं पाया, घर आगे बड़का पीटेगा। उसके जो शरीर ने काम चाहिए वो काम कित मिलेगा, फिर उड़े मिलेगा उन्हें तो पिटने में लड़न में। तो यो रास्ता समझण का है। जे कोई बालक है इब आप में तय ईसा आदमी एक पक्का पाओगा जिसने माटी डांगर खेत उस बना कति जी नहीं लगता हो, है कोई ऐसा? घने पाओगे ना गांव में, तो वैसे ही आदमी खूब पाओगे जिनसे रात में पानी पे गए थे और पूरा अपना किले में ना अपना पानी में ना गहरा में ना उसमें मतलब पूरे फसल में ना घूमे गए, जीरी में अल्ले में, और माटी लागी रहेगी पिंडी पे। मन अगले दिन तड़के थी तो मैं भी नहीं, मैं उसने उनमें बैठ गए, ताशा पे बैठ गए, वो पिंडिया पे माटी नहीं लाग रही, वो माटी उनने बढ़िया लागे है। उस बालक ने मतलब उस आदमी ने जब तभी शहर में बैठा दो और न्यू कहेंगे ना कने 2 लाख रुपए महीना देंगे, 2 महीना में ढी डालेंगे उसका, भाई हमारा गांव में बढ़िया था रे, तेरे 2 लाख नहीं चाहिए, मैंने गांव में छोड़ा। घने डीसी है जिनके माँ बाप उल्टे आ गए गांव में, घने अफसर हैं जिनसे शहर में ले गए थे अपने माँ बाप ने, वही उनके माँ बाप ने कोना जी लगता, अगले बन तो रहे माटी खातर, उड़े पत्थरा में जाके क्यों जी लगेगा। मतलब क्या है, मतलब आपका बालक जिस काम खातर बन रहा है, उस बालक ने जब वो काम मिल जावे, जो करीब मैं बन रहा हूं बोलने खातर, तो मैं मास्टर था, मन इतना ही मजा पढ़ाने में आया करता, इब मैं गांव वाले पढ़ाने लग गया, बताने लग गया, मन ने इसमें पूरा आनंद आ रहा है। जब मैंने इतना आनंद आ रहा है, तड़के चलेगा शांति बोल दिया ना, मैंने थकावट नहीं हो रही, तो मन ने नशे की क्या जरूरत है भाई? जब मन ने तो यूसे का नशा बतेरा, मैंने तो माइक खा जाओ, मैं तो नुका रोटी पे सकना दियो भाई, माइक दे दिया मन तो एक आधा ज्यादा हो अगर क्यों जी सेक्रेटरी साहब हो जाएगा ना, तो बोलने दे दो, जब मंच पे नहीं बोलने दिया तो भाई कुछ नहीं भाई मेरा हम गुना थे कि नहीं। तो जो आदमी बोलने के लिए बड़ा है उस आदमी को बोलने का ही काम दे दो, जो आदमी चालन खातर बनाना चालन का दे दो, जो खेलन खातर बनाना खेलन का दे दो, जो मिस्त्री बनना खातर मिस्त्री का दे दो। दुनिया में अपने क्या चीज की जरूरत नहीं है। तो जय गाम राम का यह बात समझ में आती हो तो आप इससे लड़ सका। हाँ, अपने एक बालक ने अपने पास एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जिसकी मदद से आप एक ऐसा तंत्र बना देंगे गांव के आसपास कि एक भी बालक बेरोजगार नहीं होगा 5 साल के अंदर। लेकिन यो काम करना पड़ेगा गांव ने, इसने करना मैं आऊं ना कोई और आवे। आप क्या कर सका? हाँ, आपके नौजवान बच्चों को ट्रेनिंग देकर उन्हें बात समझा के, माँ बाप ने गेल ला के उन्हें समझा के आप उस तंत्र को विकसित करने में आपकी मदद कर सकते हैं। 24 घंटे रह के चाहे कितना ही बैठ के काम करना पड़ो, लेकिन काम नहीं करेंगे, रुपये का लेन देन नहीं होगा हमारे बीच में कदे भी। भाई काम पे तो ना रुपया लेवा ना मांग देवा ना हमारा प्यों। आप देश का आपने अपनी ट्रेनिंग, अपना टाइम, अपनी टेक्नोलॉजी। अब क्योंकि गांव इस पोजीशन पे पहुंच गया, इस हालत में पहुंच गया कि ईब गांव के जमींदार भी कर्जदार हो गए, जमीन भी गिरवी धरी है, मोस्टली सबने कृषि कार्ड ले रखे हैं। और आने वाले 2 साल में मान लो बारिशें ना हो, 2 साल फिर क्या करोगे? आपको अपने देश की हालत का शायद पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस देश के अंदर हमेशा 250 लाख मीट्रिक टन अनाज हमेशा स्टोर रहा करता, 2 साल के अगर 2 साल भी सूखा पड़ जाए ना तो हमारे पास इतना अनाज रहा करता 2014 से पहले।
2014 से लेकर के और 2019 में जब उसने यो अनाज भर बांटे थे ना, या थैले भर बांटे 5-5 किलो गाड़े 160 रुपये उस पर लगा के प्रिंटिंग प्रेस पे, उस टाइम तक अपने देश के पास 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं और अनाज पड़ा हुआ है सिर्फ इस टाइम पे। यानी अपने जो गोदाम है अपने देश के वो खाली होने लगे हैं। दूसरा नंबर, सारी संस्था, आपके गांव के सरकारी स्कूल की जमीन, आपकी शामलात की जमीन, आपके अस्पताल, आपके पावर स्टेशन, शुगर मिल और जितने भी सरकारी तंत्र हैं उन सब की जमीन सरकार अपने नाम करवा चुकी है या करवाने का प्रेशर डाल रही है सरपंच के ऊपर, स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों के ऊपर, क्योंकि आने वाले टाइम में वो बिकने वाली है। अगर गांव का सरपंच आगे बैठा हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 2 सितंबर के अंदर 2 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री की चिट्ठी आ चुकी है सरपंच को इस बात के लिए कि ग्राम सभा का रेजोल्यूशन पास करके हमारे पास भेज दे कि गांव की कौन सी जमीन है जिसको नीलाम कर सकते हो और बेच सकते हो। गांव के सरपंच ने जाके पूछ लियो तड़के, और वो चुपचाप ग्राम सभा का रेजोल्यूशन दे भी सका है, कदे नहीं गलती कर रहे हो। और जो रेजोल्यूशन ग्राम सभा का बना के उन्हें दे दिया, उस जमीन ने बिगड़ता दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि भारत के अंदर 2 ताकत सबसे बड़ी हैं, एक ग्राम सभा और एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। तो आपके स्कूल बिकने की कगार पर हैं, आपकी सरकारी जमीनें बिकने की कगार पर हैं। क्यों? क्योंकि गांव का स्ट्रक्चर, गांव का ढांचा इस टाइप का बना हुआ है कि आपा एक दूसरे ना भूखा नहीं बन देंगे चाहे कुछ हो जाइयो। यो खासियत है गांव की, चाहे कोई सा गांव हो। तो गांव को उजाड़ने का एक तरीका है कि भाई कट्ठे, मान लो ये मार दो फसल नहीं हुई, कोई खाने दाने नहीं है, तो जो जंगलात है, जो हमारी जमीन है, उड़ा अपना उगा के जंगल और उड़ा अपने डांगर चरान ले जाएगा भाई, होना चाहिए थारा यो जुगाड़। लेकिन आपके पास जो आजकल आपको बीज दिए जाते हैं, ये बीज कैसे हैं आपको पता है? ये बीज है 5 बीज, एक बार उग सकता है सिर्फ, अगली फसल उसे बीज तक नहीं ले सकते आप। क्यों जी? सारे जिम्मेदार हो। ये बीज कब चालू हुए थे? ये बीज चालू हुए थे 1971 में, जिस टाइम पे दूसरा हरित क्रांति का दौर आया। और ये बीज किसने बनाए थे पता है आप लोगों को? पेस्टिसाइड जिसने बनाए थे, जिसने ये फर्टिलाइजर बनाए थे, जिसने ये यूरिया डीएपी का आइडिया दिया था सरकारों को, और वो कौन था? वो था रॉकफेलर, डेविड रॉकफेलर। 1971 के अंदर पूरी दुनिया के अंदर ये रास्ता बनाया था कि अगर लोगों को बीमार करना है, उनकी जो चिकित्सा पद्धति है, उनका जो इलाज करने का तरीका है, अगर वो बदलना है तो उसका एकमात्र तरीका है कि इनके शरीर में जहर जाना चाहिए। जहर किस रास्ते जाएगा? अब वो तो जहर कोई खावे नहीं, तो खाने के जरिए जहर भेजने का तरीका था हरित क्रांति, जिसका नाम दिया गया था। उस टाइम पे सरकारों की मदद से सस्ते बीज दिए जाते थे, सरकारों की मदद से जमींदार को महंगी कीमत दी जाती थी उसे, यानी कि अगर आपने अपना देसी बीज ला रखा है ऑर्गेनिक, उसकी कीमत कम मिलेगी। अगर आपने ले रखा है उनका बीज तो उसकी कीमत ज्यादा मिलेगी। तो जमींदार को पैसे के साथ जोड़ने का एक रास्ता था। आपके शरीर में जहर जान लग रहा, उधर से आपको कीमत ज्यादा मिल रही, रुपये मिलने लग रहे, उस रुपये का क्या करने लग रहे हो? फिर उस रुपये ने फिर आपका होने लगी बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, और उसी बीमारी जिनका इलाज अगर नहीं था, फिर उनकी दवाई आपने सरकारी शहर के अस्पताल में खाना पड़ा है। और उन अस्पताल में जो दवाई आवे, वो दवाई कौन बनावा बेरा है? वही रॉकफेलर, जो पेस्टिसाइड बना के आपको खिलाने लग रहा है, जो बीज बना के आपको देने लग रहा है, जो जहर आपके शरीर में देने लग रहा है, वो उसके इलाज की दवाई बनाने लग रहा है। 9.5 लाख बीज अकेला बिल गेट्स अपने नाम पे पेटेंट करा चुका है। यानी आने वाले टाइम में अगर उसका पेटेंट कराया हुआ बीज आपने अपने खेत पे बो लिया तो वो आपको खेती नहीं करने देगा, वो काट के ले जाओगा। ये कानून है, अंतरराष्ट्रीय कानून है, ये कदम सोच रहे हो। आपको जबरदस्ती जानबूझ के वो बीज दिए जाते हैं जो जीएमओ बोलते हैं, जिनको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। और जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होता है उसके ऊपर मालिक का कोई हक नहीं होता, उसका हक होता है जिसने वो बनाया था।
अब जो टीका आपकी बॉडी के अंदर आने लग रहा है ना, इसके अंदर वो पार्टिकल हैं जो आपके डीएनए को चेंज करने लग रहे हैं। आप ह्यूमन से ट्रांस ह्यूमन बनने लग रहे हो। यानी कि जिसके शरीर में टीका डलता जाएगा वो आदमी बिल गेट्स की प्रॉपर्टी बनता जाएगा। ये कानून आन लग रहा है। अब आप सोच लो कि किस लेवल पे लेकर जाने लग रहे हैं। इसके साथ साथ नई कहानी बताता हूं। आज से 2 साल पहले खट्टर ने एक फरमान जारी करा था कि कोई भी आदमी जो फसल बोगा उसका ऑनलाइन डाटा एंट्री करेगा। क्यों जी? और पिछले 2-3 साल से लगातार लगा हुआ है कि हर किसान अपनी फसल का ब्यौरा देगा। उसका मकसद क्या था? उसका मकसद था कि कौन से इलाके में कितनी जमीन पे कौन सी फसल होती है, वो फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, कितने एकड़ में कितना बीज डलता है, कितने पेस्टिसाइड डलते हैं, कितने उसके अंदर फर्टिलाइजर डलते हैं, कितना यूरिया, कितना डीएपी वो डलता है, और उसकी पैदावार कितनी होती है। इस पूरे का आंकड़ा लेने के लिए वो खेल रचा गया था। आने वाले टाइम के अंदर वही आंकड़ा भारत सरकार को बेच दिया जियो कृषि ने। और आज के टाइम पे आपको शायद पता नहीं है कि आपसे आपके खेती करने का तरीका लेकर इंटरनेट की बड़ी कंपनियों ने एप्लीकेशन बना दी कि भाई अब ऐसे ऐसे में आ रहे होंगे औजार, आपके पास भी किसी के पास ट्रैक्टर के पास लागने वाले औजार होंगे कि भाई उसमें गेर दो, बस अनाज बीज अपने आप जितना चाहिए उतना गिरती चल लग रहा है। आगे होंगे ना। आने वाले टाइम में वो मशीन आने वाली है कि कौन सा टमाटर कितना पक रहा है वो देख के सेंसर लगा के अपने आप तोड़ के उस डब्बे में गिरा होगी। जब डब्बा भर जाओगे वो डब्बे उठा के ट्रक में डर देगी, अपने आप रोबोट, आपको कुछ नहीं करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं इसको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने लग रही है। 2019 के अंदर बकायदा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अंदर ये लेख छपा हुआ है कि आने वाले वक्त में फार्मिंग विदाउट फार्मर होने वाली है। यानी खेती बिना किसान की खेती होने वाली है। बिना किसान की खेती तो तभी संभव है जब उन कंपनियों के पास तो अपनी जमीन हो और किसान जो है चाहे तो अधमरा हो गया हो चाहे फिर उनकी दया के ऊपर निर्भर हो, तभी संभव है। जमींदार नहीं हो तो बहुत छोटा अपनी जमीन ने तो वाली बात है, बोला खेसड़े लागेंगे भाई लट लागेंगे जब बढ़िया तो। लेकिन जब हमारा शरीर इस काबिल ही नहीं होया, जब हमारा शरीर इस काबिल नहीं होया कि आप लट खा सके, जब हमारा दिमाग इस काबिल नहीं होया कि आप इकट्ठे हो सके, जब हमारा दिमाग इस तरह से मैनेज कर दिया जाए कि आप सोच ही नहीं सके, फिर करते लड़ोगे भाई। और किसके लड़ोगे? इस पूरी टेक्नोलॉजी को लेकर आने लग रहा है जॉन डीरे। नाम सुना है जॉन डीरे का? जॉन डीरे ट्रैक्टर बनाता है। वही ने एक टेक्नोलॉजी बना रखी है जो पढ़े लिखा यूथ आड़े खड़ा है गूगल पे जाके। असल तो गूगल पे असली बात कौन हो करती, लेकिन गूगल पे जाके इतना टोल लियो। ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी किसको कहते हैं? ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी जॉन डीरे ने बनाई टेक्नोलॉजी है जिसमें किसी भी खेत के अंदर किसी किसान की जरूरत नहीं है, ना बीज बोने के लिए, ना पानी डालने के लिए, ना फसल कटाई करने के लिए, ना लोडिंग के लिए, किसी चीज के लिए जरूरत नहीं है। सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। यह ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी है। और इस टेक्नोलॉजी को लाने वाला कौन है? जॉन डीरे। और जॉन डीरे का सबसे बड़ा स्टॉक होल्डर कौन है पता है आपको? वही बिल गेट्स। जो बिल गेट्स, जो रॉकफेलर इस पूरे के पूरे खेल को, इस पूरे के पूरे इस जाल को आपके चारों तरफ बुनने लग रहा है, वही आदमी आपकी जमीनों के ऊपर कब्जा करने के लिए तैयार बैठा है। ये खेती के कानून इसी खेल का अंग है। पूरी दुनिया के अंदर भूखमरी लेके आना इसी का अंग है। आजकल 3-4 दिनों से एक खबर चल रही है, बोला कोला को नहीं रह रहा है, कोला नहीं रह रहा इसलिए बिजली नहीं बनेगी। मैं अपने खेल समझा दूं, अपने पास कम से कम 500 साल का कोयला पड़ा है अपने देश के पास। ये बकवास कर रहे हैं। इसने टाटा को, अडानी को वो कोयले की खदान बेचनी है, बिजली कंपनियां इनके हवाले करनी है, आपका डीजल पेट्रोल महंगा करना है, कति भीड़ आ जाएंगी आपके। उस टाइम पे आपको ये कहेंगे अब इलेक्ट्रिक कार लेके आओ, इलेक्ट्रिक बाइक लेकर के आओ, सोलर पैनल लगवाओ घरों के ऊपर, जो अडानी का बिजनेस है। आपका गारंटी है आने वाले टाइम में आपके बिजली के बिल हर महीने महंगे होया करेंगे, हर महीने ज्यादा कटिंग होया करेगी, ज्यादा घोषित कट होया करेंगे।
जो खेल मैं आपको इसलिए समझाने लग रहा हूं कि ये जो टीका लगाने का खेल है, ये खेल चालू होया था सिर्फ और सिर्फ आपकी जमीन काबू करने के लिए। ये महामारी की आड़ में ही कानून आए हैं, महामारी की आड़ में ही क्षतिपूर्ति कानून आया है, महामारी की आड़ में एक नया बिजली का कानून लग रहा है। प्रीपेड मीटर होंगे, पहले बिल भरोगे, उसके बाद जितना यूज करोगे उतने कटते जाओगे। उसी के दौरान आने वाले टाइम में आपकी बिजली हर महीने महंगी होया करेगी। उसी के दौरान आपकी मतलब असली मकसद ये है कि आपको कंगाल नहीं करना है, आपको बेहाल नहीं करना है, आपको लड़ने लायक भी नहीं छोड़ना है। और चाहे कितना को ठाठा भंडा हो, अगर ये टीके आपकी बॉडी में चले गए तो उनका षड्यंत्र कामयाब होगा। अगर ये टीके बॉडी में नहीं गए तो उनका षड्यंत्र 5-7 साल आगे सरक सके है बस। अगर ये चाहते हो कि ये षड्यंत्र परमानेंट बंद हो जाए तो उसका एकमात्र रास्ता है, एकमात्र रास्ता कि गांव के एक भी आदमी को भूखा नहीं मरने देना, एक भी बालक के लिए गलत नहीं सोचना, और सब ने मिलकर सबके बच्चों के लिए एक ऐसा सिस्टम तैयार करना है कि ना तो पढ़ने खातर बालक ने बाहर जाना पड़े, ना रोजगार खातर बाहर जाना पड़े। हम अपने ब्रेड की पैकेट, अरे 20 रुपए किलो हमारे से गेहूं खरीदते हैं और आपको ब्रेड का पैकेट पता है कितने का आता है? ये सामने दुकान है, 65 रुपए का ब्रेड का पैकेट आता है। 130 रुपए किलो गेहूं सड़ा के मारती देने लाग रहे, मारा गेहूं मारते 20 रुपए लेवे और मारते 130 रुपए देवे। मारती वो बिस्कुट जिसके अंदर मतलब मात्र 50 पैसे या 1 रुपए का अगर अनाज लगा हुआ है, वो बिस्कुट का पैकेट हमारा 5 रुपए का लग है। आप अपनी जरूरत की हर चीज को अपने गांव और आसपास के एरिया में बना सकते हैं। अपने पास इतने गजब के टैलेंट पड़े हुए हैं, इतने गजब के टैलेंट जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन हम अपने हाथों से अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने लग रहे हैं। एक गांव में जाके मैंने रिसर्च करी, मैंने गांव वाले पूछा, जब मैं गांव जाके समझाया करता, उस टाइम पे मेरे पास आंकड़ों की कमी होया करती, मैंने बेरा नहीं लगा, बोला जी घड़ाए लाग जाए। अब मैंने बेरा होना चाहिए, वो घड़ाए कितना गोया करे, उस घड़ा है थोड़ा कितना गोया करे। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने गांव के नजदीक का एक गांव ले लिया। उस गांव में जाके मैंने घर घर जाके 2-4 बात पूछी थी, वो थारा बालक कौन से स्कूल में पढ़ा है, कितनी फीस दो हो, अस्पताल का कितना खर्चा है, रोडवेज का कितना खर्चा है, गाड़ी कितनी है, पेट्रोल कितना लागा है, ट्रैक्टर है कि नहीं है, डांगर कितने रखा करो, गेहूं कितने लागे हैं साल के, सब्जी का कितना खर्चा है। मैंने सारी चीज को जीवन पता बूझ गया, मैंने उसका एक डाटा तैयार करा। फिर गांव के सरकारी स्कूल में मोदी से आदमी बुला के जब मैंने उनके सामने उठारा डाटा रखा ना, उनके दिद्दे पाट गए सबके। बुलाए तो आपने सोचा ही कौन था डॉक्टर साहब, क्योंकि जब आप अपने बालक ने पढ़ाने खातिर भेजो हो ना, आप हिसाब लाओ अपने छोरे थी बताओ महीने का 5,000 10,000 इतना खर्चा हो जाए, इतना हो जाता होगा लगभग। लेकिन जब मैंने खर्चा पूरे गांव का कैलकुलेट करके बताया, 4,000 जिस गांव की जनसंख्या थी, उस गांव में तक 1300 बालक दूसरे गांव में शहर में पढ़ने जाने लग रहा है। लगभग 50 बस आती हैं, सारी सड़कें टूटी हुई हैं, लोगों की जान उन बसों की वजह से खतरे में, पोल्यूशन भी है। और इससे भी बड़ी बात बताऊं, महीने का 53 लाख रुपया 4-5 स्कूलों के मालिका तो देने लग रहे। पूरा गांव, अगर इस गांव की जनसंख्या उससे डबल हो तो समझो आप लोग महीने का 1 करोड़ रुपया सबका गांव मिलकर उन 5 बड़े मालिका तो देने लग रहे हो, भी आज भी और आगे भी देते रहोगे। और नतीजा क्या निकलेगा, जो पिछले 5 साल का होया, मैं पिछले 5 साल का बता दूं, साल का महीने का 1 करोड़, साल के 12 करोड़ और 5 साल के 60 करोड़। आपका गांव पिछले 5 साल में अपने बड़का की पढ़ाई पे 60 करोड़ रुपया उन लोगों के घर में पूछ चुका है। 60 करोड़ के बदले में जो सबके गांव में थे 60 बड़का ने भी नौकरी मिली हो तो बता दो भाई, 60 बड़का ने भी 5 साल में जॉब मिली हो या रोजगार मिला हो, तो इसका मतलब आपने 60 करोड़ रुपया अपने नौवा की कमाई, अपने खून पसीने की कमाई अपने बालक पे वार के उनते पूछ दी, और आगे फिर पूछोगे और आगे पूछने लाग रहे और अपना नाश अपने हाथा करने लाग रहे। टेस्ट करने का यो मेडिकल का खर्चा है, जो मैंने मेडिकल पर लगाया, लगभग 30 लाख रुपया उस गांव का मेडिकल पर खर्च होता पाया। जब मैंने उनसे न्यू पूछा, एक लैब टेक्नीशियन था, कोई बैठा हुआ लैब टेक्नीशियन जगह हो तो बताओ, एक लैब टेक्नीशियन था। मैंने उससे पूछा गांव का दौड़े बैठा था, मैं नरेंद्र न्यू बता दे, इस
जो आप टेस्ट करवावा या छोटे मोटे टेस्ट करवावा हा इसकी लैब कितने रुपया में चालू हो जावा है नो वाला जी जो छोटे मोटे अपने घर रोज रूटीन के टेस्ट है इनके खातर 50,000 में अपनी लैब लाग जावे लाख रुपया में गाँव में और वहां कितने के लोगों का टेस्ट कर देगा बोला जी सबते गांव का टेस्ट 1 महीना फ्री कर सकूं 1 लाख रुपया घर के ला 1 रुपया बांडम और 10 रुपया बांडम है घर के ला एक बालक के घर में 4 आदमी थे उन तीनों कह रहे हो महीने के 40 रुपये देने हैं तुम्हें या लाइब्रेरी तना खून के कहीं टेस्ट कराने हो तना अपने ब्लड चल कितने टीएल पता नहीं ढेरों जिनसे ब्लड शुगर टगर कुछ 1 रुपया सिंगल लाने की जरूरत नहीं है लाइब्रेरी ले वो काम 30 लाख रुपया सिर्फ अस्पताल में देने लगा रहा है चीजा के नाम पर और अपनी गाड़ियां देख लो अब गाड़ियां कितना बेहिसाब रुपया फूकन लाग रहे हैं रोडवेज ठीक नहीं करवाओगे आप न अपनी गाड़ी उठा लाओगे आप तो ये तो इतना बुरा हाल हो गया कि हमारा गांव का आदमी अपने डांगरा का गोबर समर्सिबल के साफ करने लग गया बेरा था यार 30 फुट पे था तुम पानी वो 100 फुट पे जा रहा है और उनसे मैं जाके तुम इस पानी इतना बर्बाद मत करो अगली पीढ़ी का भी सोच लो कुछ नहीं कहेगा बोला जी इतना है इतना तो चलने का क्या फर्क पड़ रहा है डॉक्टर साहब अरे पानी की सप्लाई आंदी होगी टुकटी आंदी होगी 24 घंटे चलती होगी जिस दिन चल पड़े चल ही जाओ कितना भी पानी वेस्ट हो जाओ सारा पानी गटर में जाओ सारा पानी वेस्ट हो जाओ कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं कोई अपने गांव के बारे में सोचना नहीं कोई अगली पीढ़ी के बारे में सोचना नहीं कोई उनकी एजुकेशन के बारे में सोचना नहीं कोई हेल्थ के बारे में सोचना नहीं रोजगार के बारे में सोचना नहीं सोचना तो कुछ नहीं सोचना बोला सरपंच उन्हें बढ़ाओगे तुम सा खर्चा करेगा स्कूल में जाकर बालक ने कह देंगे बोला भाई हमारा तो फर्ज था तेरा स्कूल तो दिया खर्चा कर देंगे भाई पढ़ना करना है पढ़ के क्या कर लोगे जब आप ये समझो पूरे भारत में नौकरी लागण का रेट 1% है सरकारी नौकरी का रेट 1% है प्राइवेट भी जोड़ दो तो 5% है इसका मतलब अगर सबके गांव में 2000 बालक है ना तो सिर्फ 10 बालक का नौकरी मिल सका है साल में इसका मतलब 1990 बालका ने नहीं मिला तो 1990 बालका भी तो कुछ न कुछ करने खातिर पैदा हो रहे होंगे 1990 बालका के लिए सबके गांव ने मिलकर करना पड़ेगा यो एक रास्ता है और रास्ता मैंने समझ में नहीं आया आपने बकान बहुत लोग आ जाओगे अपने पाछे लाने बहुत लोग आ जाओगे मैं एक ही बात कहता हूं पूरे गांव से कि भाई जिस दिन भी मेरे जब मैं कदे भी थारक अगर जब कुछ भी मांग लूं उससे दिन मैंने गांव में लात मार के भेज दियो मैं अपनी रोटी भी अपनी बांध के लिए आऊंगा लेकिन अपने बल का खातर कर लो या पूरी पीढ़ी बर्बाद होगा लेकिन मेरा छोरा इसमें बर्बाद होगा मैं तो अपने छोरे खातर लाग रहा हूँ आप लोग अपने बालक खातर लाग जाओ इन सरकारों से लड़ने खातर तैयार हो जाओ सबके काम में तैयार कर लो बिना सोच बदले बदलाव नहीं होगा बिना सोच बदले बिना काम नहीं होगा आड़े बैठे हुए आदमी अगर सारे के सारे भी हंगा ला लेंगे ना कि हम डॉक्टर साहब आपके साथ हैं और चलो गांव को बदलेंगे कति नहीं बदल सकते कति गारंटी है क्योंकि जिन लोगों ने इस बात को समझा नहीं कि उनकी हिस्सेदारी उनकी भागीदारी बहुत जरूरी है उन आदमियों का नहीं समझ में आवे कि यार कितनी गलत रास्ते पर चले हुए हैं हमारा समाज उनके नहीं समझ में आवे हमारे बच्चे ने की चाहिए अगर अपन क्या करना है एक एक आदमी को बैठ के इसके ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी बहुत लंबी चर्चा करनी पड़ेगी समाज का उत्थान समाज की भलाई बहुत स्लो प्रोसेस है बहुत आराम से होता है धीरे धीरे होता है हंगा भी बहुत लागे गाड़ भी घनी खानी पड़े है जिस बात पे लुक के जिस बात पे छुप के जब पाछा हट गए फिर नहीं होगा लेकिन बर्बादी के लिए कुछ नहीं करना ये जब ऊपर चढ़ना हो तो कितना हंगा लगेगा और जब ऊपर से गिरना हो तो थोड़ा चढ़ा पे नहीं आओगा इस समाज में अच्छे लोगों ने छोड़ दिया समाज को कि कितने जाओ हमने ठेका नहीं है और इसीलिए समाज का सत्यानाश हो रहा है जिस दिन आओगे जिस दिन बैठेंगे जिस दिन सबके काम ने अगर एक मंच पे ले आओगे स्कूल में ले आओ मतलब बालका ने 18 साल से नीचे के बालका छोड़ गए गांव का सारा आदमी एक दिन स्कूल में इकट्ठा हो जाओ अब बैठ के इसके ऊपर चर्चा करेंगे उसमें तो जो आदमी अपने काम खातिर पहली लाइन में खड़ा होगा काम करना तैयार होगा उन्हें बैठ के ट्रेनिंग देवांगे उसके बाद उन्हें समझाओगे बताओगे और अपने गांव में बिना रुपया खर्च करे बिना किसी सरकार की मदद से गारंटी है 5 साल के अंदर आत्मनिर्भर बना लोगे एक भी आदमी भूखा नहीं मरेगा गारंटी देगा
उससे पहले अपने गांव का एक का दिखाने के लिए आप लोगों को अपनी चिट्ठी लिखनी पड़ेगी। एक चिट्ठी लिख के उसके ऊपर सबते गांव के साइन करा के डीसी ने दे आओ कि हमने थारा यू जहर का टिक्का नहीं चाहिए, हमने या बीमारी से पेंडा छड़ा दो, हमारे बड़का के किसी का टिक्का नहीं लाग जाएगा तो कुछ हो जाइयो। लिख के देना पड़ेगा एक एक आदमी ने। कदे भी सोचते हो कह गए जब न्यू बात देखते रहोगे ना कि गांव में आओगे तो बजा देंगे तो न्यू समझ लियो इतना तो घना नाश हो जाएगा। आपने लॉकडाउन का विरोध किया था, आपने पुलिस वालों का लठ मारे थे और पूरे भारत का लॉकडाउन खुल गया था। इस टाइम पे आसाम के अंदर जबरदस्ती चल रही है, लोगों के घरों में घुस घुस के टीके लाग रहे हैं। अगर पूरा देश बचाना हो, अगर पूरा का पूरा एरिया बचाना हो, एकमात्र तरीका है आड़े तय बिल्कुल आप लोग बचा सकते हो। इतने बड़े योद्धा और मैंने किसी गांव में नहीं देखे, मैं तो इसलिए आपके बीच में आया। अपने गांव में इकट्ठा करके चिट्ठी लिख के और जाके डीसी सौंपे हो नो, यो सारा बंद करो, ये ड्रामा नहीं चलेगा। यो एकमात्र रास्ता आप अपने बालकन बचा लो। मैं एक इस पूरे के पूरे खेल को कैसे शुरुआत हुई थी और क्यों खेल खेला था, उस पूरे खेल न समझने खातर मैं कपिल भाई को इनवाइट करूंगा, क्योंकि ये स्पेशलिस्ट है, ये इस बात का सबसे खास आदमी है जिसने इस खेल को शुरू होते हुए देखा था और ये बताया था कि इसमें कौन कौन लोग किस तरह से शामिल थे और इस प्रोपेगेंडा का असली मकसद क्या है। ये मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा। कपिल बजाज भाई, मेरे ख्याल से आप लोग सहमत हैं इस पूरे के पूरे प्रकरण में। अगली मीटिंग पूरे गांव की कर लो अगर गांव बचाना हो तो। मसूदपुर गांव के सभी लोगों को मेरी राम राम। और डाटा गांव, मसूदपुर गांव का नाम हमने सुना, एक बहुत ही बढ़िया जो आपने काम किया कि इस साल के शुरू में जब आपने लॉकडाउन का विरोध किया और जो ये लॉकडाउन की एडमिनिस्ट्रेशन थी इसको उठा के बाहर फेंका, तो ये आप सब बधाई के पात्र हो। सारे देश ने आपको आपकी इस प्रतिरोध का उन्होंने स्वागत किया और ऐसा ही हम चाहते हैं कि पूरे देश में होना चाहिए। तो आपने बहुत ही बढ़िया काम किया और बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा का काम किया। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि ये कोरोना की बीमारी बिल्कुल फर्जी है, इसका कोई वजूद नहीं है। जो सर्दी जुकाम होता है जो हर साल आता है सर्दियों में, उसको इन्होंने नया नाम दिया, एक नया लेबल दे दिया कोरोना का और लोगों को डराने का काम किया, दहशत का काम किया। तो जो आपकी सरकार है वही अब आतंकवादी बन गई है, दहशतगर्द बन गई है, जो दुनिया की और सरकारों के साथ मिलकर जनता को डरा रही है और जनता के जीवन बर्बाद कर रही है। तो फर्जी महामारी के नाम पे इन्होंने मार्च 2020 में ये ड्रामा किया और लॉकडाउन लगाए भारत के प्रधानमंत्री ने और देश की 135 करोड़ जनता को उनके घरों में बंद कर दिया, लोगों के रोजगार उनसे छीन लिए, लोगों के सारे रोजी रोटी कमाने का अधिकार छीन लिया, उनके जो मौलिक अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार हैं, वो उनसे छीन लिए गए। और यानी आप सोचो कि इस देश में कितनी बड़ी आबादी है, करोड़ों की, जो रोज दिहाड़ी पे काम करती है तो उसकी रोटी घर में आती है, उसके बच्चे पलते हैं और उनको भी घरों में बंद कर दिया गया। तो ये किया गया। और इससे पहले आप नोटबंदी का देख चुके हैं उदाहरण, 2016 में नोटबंदी करके इन्होंने कैसे करोड़ों लोगों का कि जो रोजगार थे, काम धंधे थे, उनको बंद कराया था। वही काम इन्होंने किया मार्च 2020 में, जब ये फर्जी महामारी का ड्रामा रच के लॉकडाउन लगा के हमारे सारे अधिकार हमसे छीन लिए गए। और ये ड्रामा तब इसने कहा था मोदी ने 21 दिन के लिए कर रहे हैं, 21 दिन के लिए ये जो ग्राफ ऊपर जा रहा है इसको नीचे लाना है। और आज देख लो 1.5 साल से ऊपर हो गया है, वो मार्च 2020 था, ये अक्टूबर 2021 है, 1.5 साल से ऊपर हो गया, ये ड्रामा चल रहा है और पूरा संविधान इसने खत्म कर दिया है, संवैधानिक अधिकार इसने खत्म कर दिए। 135 करोड़ की जनता जिसको कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहां 135 करोड़ की जनता के सारे संवैधानिक अधिकार इसने खत्म कर दिए हैं। दिल्ली में आप 10 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते प्रोटेस्ट करने के लिए, कहते हैं आपस में डिस्टेंस बनाओ, सामाजिक दूरी बनाओ, ये कोरोना के नाम पे 10 लोग सरकार की किसी नीति का विरोध नहीं कर सकते दिल्ली के अंदर।
क्योंकि आपके संवैधानिक अधिकार खत्म हो गए और ये 1.5 साल से चल रहा है। तो सच्चाई ये है कि कोरोना फर्जी महामारी की आड़ में इस देश से संविधान उठा के बाहर कचरे में फेंक दिया गया है और हमारे जो जनता के जो संवैधानिक अधिकार है वो इन्होंने खत्म कर दिए हैं और इस देश में लोकतंत्र को समाप्त कर रहे हैं। आने वाले समय में इलेक्शन होने भी बंद हो जाएंगे, इलेक्शन होने बंद हो जाएंगे क्योंकि तानाशाही आ चुकी है इस देश में। अगर आज हम जाग गए, आज हमने विरोध कर लिया, पूरे देश में एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा कर दिया, तो हो सकता है हम संविधान को बचा लें, अपने अधिकारों को बचा लें, वरना इस देश से लोकतंत्र समाप्त हो रहा है। दुनिया के सारे देशों में जहां गोरे रहते हैं, इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में बड़े बड़े प्रोटेस्ट चल रहे हैं। लाखों लोग सड़कों पे हैं, लाखों जो गोरे हैं, अंग्रेज हैं, वो सड़कों पे हैं। क्यों सड़कों पे हैं? क्योंकि ये अब जो नई व्यवस्था ला रहे हैं, एक नियम से पूरी दुनिया का लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं, एक नियम से दुनिया के सारे संविधान खत्म कर रहे हैं। जैसे भारत का संविधान खत्म हुआ, वैसे दुनिया में जो बाकी संविधान है और देशों के, वो भी खत्म कर रहे हैं। वो नियम क्या है? वो नियम ये है कि जिसने ये जो फार्मा कंपनियां हैं, दवा कंपनियां की जो क्रिमिनल गैंग है, ये जो फार्मा कंपनियों का क्रिमिनल गैंग है, अगर इनके जहरीले टीके लगवाए और उसके लगवाने का सबूत आपके पास है, तभी आपको कुछ सीमित नागरिक अधिकार मिलेंगे। आप अपने घर से बाहर जा सकते हैं, अपनी दुकान खोल सकते हैं, अपना काम धंधा कर सकते हैं, वरना आपके सारे अधिकार खत्म हो गए। अगर आपके पास वो टीके का जो इंजेक्शन लगवाया आपने उसका प्रूफ नहीं है, तो आपके सारे अधिकार खत्म हो गए। आपको ना राशन मिलेगा, ना पेंशन मिलेगी, ना आप गाड़ी चला सकते हो, ना आप कहीं जा सकते हो, ना आप दुकान में जा सकते हो, ना दुकान खोल सकते हो, ना काम धंधा कर सकते हो, ना आपके स्कूल में आपके बच्चे को एडमिशन मिलेगा। भारत में मंदिरों में प्रवेश बंद हो गए हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए, कितने बड़े बड़े मंदिर हैं भारत में जहां पे प्रवेश बंद हो गया। अगर आपके पास टीके का प्रूफ नहीं है तो आप मंदिर में प्रवेश भी नहीं कर सकते। अब ये ऐसी छुआछूत का सिस्टम लेके आ रहे हैं इस देश के अंदर कि जिसने टीका नहीं लगवा रखा वो मंदिर में भी प्रवेश नहीं कर सकता, उसके सारे अधिकार खत्म कर देंगे ये। तो ये हो चुका है। असम में 1 सितंबर से ये सिस्टम लागू हो गया। असम में भाजपा की सरकार है, वहां 1 सितंबर से इन्होंने कोरोना के जो रूल वहां पे लोगों पे थोपे हैं, उनके अनुसार वहां पे आज जिसके पास इंजेक्शन का प्रूफ नहीं है वो ना तो अपने घर से निकल सकता है, ना 2 व्हीलर चला सकता है, ना वो मंदिर में प्रवेश कर सकता है। अगर वो स्टूडेंट है तो वो क्लास नहीं अटेंड कर सकता, क्लास में जा ही नहीं सकता वो। अगर वो हॉस्टल में रहता है तो उसको हॉस्टल से निकलना पड़ेगा, अगर उसके पास टीके का प्रूफ नहीं है तो मजबूर किया जा रहा है कि लोग ये जहरीले टीके लगाएं और ये बार बार लगाए जाएंगे। जो लोग सोच रहे हैं कि 2 टीके लगाने के बाद हमारी छुट्टी होगी, हमें आजादी मिल गई, वो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि 8 टीके लगने हैं टोटल, बता रहा हूं मैं। जो सरकारी जो ये टीकों का जो पंजीकरण का सिस्टम है कोविन का, उस सॉफ्टवेयर में 8 टीकों का प्रावधान है, 8 कोरोना के टीकों का प्रावधान। तो 2 टीके जिसको लगे उसको तीसरा लगेगा, फिर चौथा लगेगा, फिर 5वां लगेगा, फिर 6वां, फिर 7वां, फिर 8वां। और जब ये 8 खत्म होंगे उससे पहले कोई नई महामारी आ जाएगी, कोई नई फर्जी महामारी आ जाएगी और उसके टीके लगने चालू हो जाएंगे। तो जब तक आप जिंदा हो तब तक आपको ये टीके ठोकते रहेंगे। ये जहरीले, यानी ये टीकों से आपको मारने का इनका प्लान है। इनका प्लान है डीपॉपुलेशन का, निर्जनीकरण का। ये आबादी को कम करना चाहते हैं। जैसे इंदिरा गांधी ने 70 के दशक में लगाई थी इमरजेंसी और वहां पे जबरदस्ती लोगों की नसबंदियां कराई गई थी, 1 करोड़ लोगों की नसबंदियां कराई थी जबरदस्ती। वैसे ही मोदी ने ये कोरोना की इमरजेंसी लेके आया है। और ये क्यों लेके आया है? क्योंकि ये इंजेक्शनों से, जहरीले इंजेक्शनों से इस देश की आबादी को खत्म करना चाहता है, आबादी कम करना चाहता है, आपके बच्चों को नपुंसक बनाना चाहता है, आपके बच्चों को मारना चाहता है। अब आपके बच्चों पे इसकी नजर है और ये कह रहे हैं कि हम बच्चों को टीके लगाएंगे और बच्चों को भी ऐसे ही लगाएंगे, जबरदस्ती लगाएंगे। और आगे चल के ये उनके माँ बाप की इजाजत के बिना भी बच्चों को लगा सकते हैं। तो ये सिचुएशन इस देश में आ चुकी है और ये पूरी दुनिया में ये जो टीके जहरीले लगाए जा रहे हैं इनका विरोध हो रहा है। और ये जो टीका का पासपोर्ट सिस्टम इन्होंने लागू कर रहे हैं कि टीके का आपको प्रूफ दिखाओगे तभी आपको सार्वजनिक जीवन में प्रवेश मिलेगा,
तभी आपको सीमित नागरिक अधिकार मिलेंगे, तभी आपके पास कोई ना कोई अधिकार होगा। ये सिस्टम दुनिया के सारे लोकतंत्र को खत्म करेगा, दुनिया के सारे संविधानों को खत्म करेगा, और कहीं पे दुनिया में आजादी बचेगी नहीं। दुनिया जो है, जनता जो है गुलाम हो जाएगी, बिल्कुल गुलाम। ना सिर्फ गुलाम होगी बल्कि नरसंहार चल रहा है इस देश में 1.5 साल से, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ये आबादी को कम करना चाहते हैं। तो हमें इन टीकों का करना है विरोध, लोकतंत्र को बचाना है और संविधान को बचाना है। और इसमें हमारे जो ये कोरोना इमरजेंसी के दौरान ही इन्होंने ये 3 कृषि कानून लाए, क्योंकि ये कृषि को उजाड़ना चाहते हैं और किसान को उजाड़ना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि सारी जो भारतीय कृषि है वो बड़ी कंपनियों के हाथ में जाए। तो इसीलिए 3 काले कानून लेके आए। जब इस देश में इसने कोरोना इमरजेंसी लगा दी, जब पार्लियामेंट ने बैठना बंद कर दिया, जब आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी डर के मारे ये बीमारी के, ये फर्जी बीमारी के डर से उन्होंने अदालतें लगानी बंद कर दी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अदालतें लगा रहे, मुंह पे मास्क लगा के। तो ये इन्होंने किया, और इसी दौरान ये 3 कृषि कानून लेके आए ताकि आपकी जमीनों पे कब्जे कराए जा सके और बड़ी कंपनियों को दिया जा सके और आपको उजाड़ा जा सके। जब आप उजड़ जाओगे तो कहां जाओगे? आपको ये शहरों में मजदूर बना देंगे, गांवों से उजाड़ के आपको शहरों में मजदूर बना देंगे, लेकिन मजदूर में भी आप जिंदा नहीं रहोगे, क्योंकि ये टीके लगा के वहां पे भी आपको मारेंगे। और इस देश में मैं आपको बता दूं, अभी तक पिछले ये जो 9-10 महीने टीके लगे हैं, इसमें कम से कम 10-15 लाख लोग इंडिया में मर चुके हैं ये टीके, जहरीले टीके लगा के। ये खबर कहीं भी नहीं छपी, ना अखबारों में छपी, ना टेलीविजन पे आई। ये क्योंकि इन आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। सरकार आपसे झूठ बोल रही है और जो मीडिया है वो आपसे झूठ बोल रही है। भारत में कम से कम 15-20 लाख लोग ये जहरीले टीके लगवा के मर चुके हैं। तो और ये जिसको आज टीका लग रहा है, पता चल रहा है 2 महीने बाद उसको हार्ट अटैक हो रहा है, 2 महीने बाद उसको अधरंग हो रहा है, उसको पैरालिसिस हो रहा है, उसको कोई और बीमारी हो रही है, वो मर रहा है। तो ऐसे मर रहे हैं ये लोग, और लोग नपुंसक हो रहे हैं। ये भी मैं बता रहा हूँ कि आपकी प्रेजेंट क्षमता खत्म हो जाएगी अगर ये टीके लगाएंगे। तो ये इस चीज का विरोध करना है। मैं आपको एक और चीज बता दूं कि 2006 में जब सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो इन्होंने 2006 में एक पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया बनाई थी, जिसमें इन्होंने बिल गेट्स, रॉकफेलर और जितने भी ये बदमाश हैं जो इस समय कोरोना फर्जी महामारी जिन्होंने दुनिया पे थोपी है, वो उनका कब्जा कराया भारत सरकार के ऊपर। ये जितने बदमाश हैं बिल गेट्स, इनका कब्जा कराया गया भारत सरकार के ऊपर 2006 में। ये पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया नाम की एक संस्था बना के और इनको भारत सरकार के अंदर घुसाया गया, और इसके अंदर जितनी भी पार्टियां थी उस समय आपको पता है